ओके, डन। तो आई थिंक दैट सबके सब आ गए हैं। ठीक है, अब ज्यादा वेट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं सेशन को सीधा। ठीक है, सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं एस्टिमेशन। कोशिश करेंगे शॉर्ट में रखने की, और शॉर्ट में ही इसको आराम से फिनिश करेंगे ताकि आपके मार्क्स भी आ जाएं, क्योंकि टाइम भी जितना आपके पास बचा हुआ है उतने टाइम में कितना हो पाता है वो भी देखना पड़ेगा। तो इसको जल्दी जल्दी फिनिश करने की कोशिश करेंगे। और जल्दी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उड़ाने की कोशिश करेंगे, नहीं। जल्दी का मतलब ये है कि तरीके से फिनिश किया जाए। ठीक है, बट जितना रिक्वायर्ड टाइम हो उतना ही दे पाए इसमें। ठीक है, डन। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मुकेश राय। ओके, आप में से कई लोगों ने वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज पढ़ा होगा मुझसे। आपको पढ़ाया है, एंड ब्रिज भी मैंने ही आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो आइए एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग को स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारा पहला सब्जेक्ट है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। अच्छा, इसकी बात करो तो आपके एग्जाम में लगभग लगभग कितने परसेंट का ये आ सकता है, तो बेस्ड ऑन योर सिलेबस, ठीक है, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, अगर उन सब्जेक्ट्स में से मैं इसको बाइफरकेट करूं तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि 7 से 8% के आसपास का आपका इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से पूछा जा सकता है, इन टेक्निकल फॉर्म में। ओके, यानी टेक्निकल में जो आपका आने वाला है उसमें 7 से 8% लगभग एस्टिमेशन कॉस्टिंग का है। ये मेरे हिसाब से एवरेज है। हो सकता है थोड़ा बढ़ भी जाए, क्योंकि जेई का एग्जाम है, थोड़ा बढ़ भी सकता है। ठीक है, हो सकता है थोड़ा कम भी हो जाए। तो क्या होता है कि जब एई जेई के एग्जाम्स होते हैं ना, असिस्टेंट इंजीनियर जूनियर इंजीनियर के, तो वेरिएशन थोड़ा होता है, 3-4% का हो जाता है कभी कभी, है ना। तो इसीलिए 7 से 8% मैंने कैसे बताया हुआ, जितने भी आज तक के जेई के एग्जाम हुए हैं उसके बेसिस से बताया कि 7 से 8% ये आपका आता है। 7 to 8% का ये सब्जेक्ट आपका रहेगा। जहां पे भी स्पीड ज्यादा लगे बच्चों, जहां पे भी कोई टर्म ऐसा लगे कि मैंने हिंदी में बोल दिया और आपको इंग्लिश में सुनना है उसको, डायरेक्ट कमेंट में डालिएगा। वेट मत करिएगा कि हाँ वो टॉपिक खत्म हो जाए फिर हम सर को बोलेंगे। ठीक है, तो 7 to 8% का एस्टिमेशन आने वाला है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इसलिए है, जब आप फील्ड पे जाओगे तो फील्ड में आपको इस सब्जेक्ट की जितनी जरूरत पड़ने वाली है उस इतना मुझे लगता नहीं किसी और सब्जेक्ट की इतनी जरूरत पड़ेगी। किसी भी प्रोजेक्ट को बिफोर आप स्टार्ट करो उससे पहले आपको एस्टिमेशन करना पड़ता है। ठीक है, और एस्टिमेशन ऐसा नहीं है कि कुछ भी हमने धूल में लट्ठ चला दी कि भैया हाँ एक प्रोजेक्ट है उसका कॉस्ट आ रहा है 250 करोड़ रुपए। अब एक्चुअली में कॉस्ट उसका आ रहा था 100 करोड़ रुपए, आपने एस्टिमेशन 250 करोड़ बता दिया, तो कोई आपको बुलाएगा ही नहीं अगली बार से एस्टिमेशन के लिए। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझते हैं इस चीज को और आगे बढ़ते हैं। आइए, मैंने मोटा मोटा एस्टिमेशन किस फॉर्म में बांटा हुआ है। एक, एस्टिमेट्स एंड टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, इसके अंदर हम सारे एरिया सारे एस्टिमेट कवर करेंगे। यहीं पे लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल मेथड भी आएगा आपका, और सेंटर लाइन मेथड भी यहीं आने वाला है। फिर आता है वैल्यूएशन, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस का पार्ट भी है। इंजीनियरिंग इकोनॉमी, जब वैल्यूएशन पढ़ रहे हैं तो इंजीनियरिंग इकोनॉमी अपने आप रोल में आ जाती है। जब स्क्रैप वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ता है, सेल्वेज वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ता है, तो अपने आप इंजीनियरिंग इकोनॉमी रोल में आती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपके सिलेबस का भी पार्ट है, दैट इज द रेट एनालिसिस। तो ये चारों चीजें आपके सिलेबस की पार्ट है, बट अगर मोटा मोटा हिसाब किताब देखें तो ये दो चीजें प्राइम इंपॉर्टेंट टर्म बनती है। अच्छा, वैल्यूएशन पढ़ रहे हैं तो इंजीनियरिंग इकोनॉमी ऑटोमेटिक पढ़ना पड़ जाएगा। ठीक है, और टाइप्स ऑफ एस्टिमेट क्यों पढ़ा रहा हूं आपको, ताकि आपको कुछ टर्म्स याद रहें, क्योंकि एग्जाम में जनरली वो वैल्यूएशन वगैरह से 2-3-4 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पर एस्टिमेट, कंटिजेंसी, वर्क चार्ज स्टैब्लिशमेंट, इससे क्वेश्चन थोड़े ज्यादा पूछे जाते हैं। इसीलिए हम लोग एस्टिमेट एंड टाइप्स ऑफ एस्टिमेट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोई डाउट इतने में बच्चों? इतने में कोई भी डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट इतने में? जल्दी से। इतने में कोई भी डाउट है तो पूछो। नहीं है? ठीक है। अब एस्टिमेट होता क्या है बच्चों, अगर मैं बात करूं एस्टिमेट की, तो एस्टिमेट क्या होता होगा? अच्छा, एस्टिमेशन क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? हाँ बच्चों, एस्टिमेशन होता क्या होगा? अंदाजा, अंदाजा क्या होता होगा एस्टिमेशन? एस्टिमेशन क्या होता है? चाहिए माइक ऑन करके भी बोल सकते हो, बताओ। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एंड कॉस्ट कैलकुलेशंस, ठीक है, एक तरीके से सही है ये। और क्या सिर्फ इसको ही एस्टिमेशन बोलते हैं क्या? बताओ, क्या सिर्फ इसी को एस्टिमेशन बोलते हैं? चलो, एस्टिमेशन में एक बच्चे ने बोला कि क्वांटिटी निकालना, यानी मटेरियल कितना लगना है, लेबर कितनी लगनी है, इसकी क्वांटिटी निकालना और कॉस्ट निकालना। मैं मानता हूं ठीक है, ये एस्टिमेट का एक करेक्ट फॉर्म है फाइंड आउट करने का। एस्टिमेशन करते क्यों है? एस्टिमेशन करा क्यों जाता है?
बताओ क्यों करते हैं एस्टिमेशन? थोड़ा जल्दी जल्दी बताएंगे यार भाई, है ना? सेशन एक ही घंटे का है, एक घंटे से ज्यादा खींचूंगा भी नहीं। ठीक है, थोड़ा जल्दी से प्लानिंग के लिए। अच्छा, और कुछ? और कुछ जल्दी से। एस्टिमेशन करने का और क्या काम है हमारे पास? हम्म। एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। बेटा एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क तो जब समझ में आएगा ना, जब एग्जीक्यूशन के लिए आपको परमिशन मिलेगी। अभी तो आप बजट फेस में ही हैं, जब आप अब एस्टिमेट कर ही रहे हैं। यस। देखो, एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल। किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको उसका बजट देखना पड़ता है कि वो बजट है कि नहीं। एग्जांपल, अगर मुझे आज अरुणाचल प्रदेश में इसके ऊपर कौन सी नदी बहती है यार, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर अगर मुझे डैम बनाना है, और मैं गया भैया सीएम के पास। ठीक है, मैं सीएम के पास गया कि एक काम करो, मुझे ना यहाँ 250 करोड़ का एक डैम बनाना है, परमिशन दे दो। सबसे पहला काम वो क्या करेगा? वो चेक करेगा कि भाई इतना फंड भी है कि नहीं है, वहां के पर्टिकुलर उस स्टेट के फंड में इतना अमाउंट है भी कि नहीं है। ठीक है। तो एस्टिमेशन करते क्यों है? पहला, प्रोजेक्ट का बजट डिसाइड करने के लिए, एंड देन उसके बाद क्या एक्शन लेना है उसके ऊपर। क्या हमें उस पूरे प्रोजेक्ट को पास करना है या उसको वहीं खारिज कर देना है? खारिज मतलब वहीं डिसमिस कर देना है उसको। ये डिसाइड करता है कौन? एस्टिमेशन। तो देखिए, एस्टिमेशन की डेफिनेशन में यहां लिखा हुआ है क्या? इट इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल टोटल एक्सपेंडिचर ओवर मटेरियल एंड देयर रिस्पेक्टिव वैल्यूएशन। मटेरियल कैलकुलेट करना है, जो भी उसके ऊपर खर्चा हो रहा है वो करना है। खर्चा इन सेंस, अगर आपको रेत लेके आना है, सैंड, सैंड लेके आना है आपको गंगा रिवर से। गंगा रिवर कहाँ पे है? बिहार में है। अब बिहार से अगर आपको अरुणाचल प्रदेश में ट्रांसपोर्ट करना है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा। हाँ या ना? तो रेत का कॉस्ट तो हुआ ही हुआ, सैंड का कॉस्ट हुआ ही हुआ, साथ में उसके ऊपर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट था वो भी हो गया। ठीक है, उसको लाने का कमीशन हो गया। तो ये सारा कॉस्ट जुड़ गया उस मटेरियल कॉस्ट में। ठीक है। अब किसी भी प्रोजेक्ट का अगर प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हम पहले बता पा रहे हैं, प्रोबेबल कॉस्ट क्यों बोल रहे हैं? प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ नहीं है, उससे पहले सामने वाले ने हमसे प्रोजेक्ट कॉस्ट मांगा है। उससे पहले सामने वाले ने हमसे प्रोजेक्ट कॉस्ट मांगा है, हमसे प्रोजेक्ट कॉस्ट मांगा है यहाँ पे। ठीक है। तो हम कैसे दे सकते हैं वो? हम वो दे सकते हैं हमारे एक्सपीरियंस से कि भैया उस प्रोजेक्ट का प्रोबेबल कॉस्ट इतना आ रहा है। अब प्रोबेबल कॉस्ट जब आप बना रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए बच्चों। कैसे होना चाहिए थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस? मान लो, अगर आपने एक प्रोजेक्ट का कॉस्ट बता दिया, एक प्रोजेक्ट का आपने कॉस्ट बता दिया कि, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आपको एक डैम बनाना था, डैम, और डैम का टोटल लागत आ रहा था, आपको एक्सपीरियंस था ही नहीं, तो आपने प्रोजेक्ट का कॉस्ट बता दिया 250 करोड़ रुपीज। ठीक है। और जब डैम बन रहा था, एक्चुअली में जब डैम बना तो कॉस्ट आया 100 करोड़ रुपीज। तो क्या आपने एक सही एस्टिमेट बनाया था? क्या बताइए मुझे, क्या आपने एक सही एस्टिमेट बनाया था? नहीं, आपने एक सही एस्टिमेट नहीं बनाया। क्योंकि अगर आपने सही एस्टिमेट बनाया होता तो आपका जो एस्टिमेट होता वो लगभग 125 करोड़ या 1.1, सॉरी, 110 CR का होता, जो कि बहुत क्लोज होता है एक्चुअल कॉस्ट के। तो जब भी अगर आपका एस्टिमेट बहुत क्लोज्ड है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन के, तब उसे कहा जाता है एक अच्छा एस्टिमेट। बात समझ में आ रही है? और उस एस्टिमेटर को कहा जाता है एक अच्छा एस्टिमेटर। तो क्या बोलता है? अ गुड एस्टिमेट शुड हैव द मिनिमम वेरिएशन विद द एक्चुअल कॉस्ट। एक गुड एस्टिमेट जो होता है उसका बहुत कम वेरिएशन होना चाहिए एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन से। क्लियर होती है इतनी बात? इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब एस्टिमेट एक्चुअली में अगर हम देखने जाएं तो कैसे निकाला हमने? हमने मोटा मोटा हिसाब किताब देखा कि यार कितने लेबर लगेंगे, कितने मटेरियल लगेगा, भाई कितना मटेरियल मतलब सैंड कितना लगेगा, सीमेंट की बोरियां कितनी लगेंगी। ठीक है। ये सब हमने रफली कैलकुलेट किया है, क्योंकि अभी वर्क एक्चुअल में प्रोग्रेस हुआ ही नहीं है ना। वर्क एक्चुअल में प्रोग्रेस होता तो मैं एक्चुअल एस्टिमेट बता पाता। पर अभी तो किसी ने कहा है भी एक डैम बनाना है आपको। अब डैम बनाना है तो मेरे एक्सपीरियंस से, जब मैंने लास्ट टाइम इतना बड़ा डैम बनाया था तो मुझे एक अंदाजा है कि इतना सीमेंट लग जाएगा, इतना रेत लग जाएगा, इतना कोर्स एग्रीगेट लगेगा, इतना वाटर लगेगा। ठीक है। मशीनरी इतनी सारी लगेगी। तो मुझे एक अंदाजा है, उस अंदाजे के बेसिस से मैंने एक कॉस्ट निकाला है
ठीक है, उसके हिसाब से मैंने एक कॉस्ट निकाला है। और हमेशा याद रखना, एक्यूरेसी किसी भी एस्टिमेट की डिपेंड करती है कि वो एस्टिमेटर जो उसको बना रहा है, वो एस्टिमेटर जो उसको बना रहा है, उसको एक्सपीरियंस कितना है उस काम का, उसकी एबिलिटी कितनी है उस काम को करने की, और क्या जजमेंट पावर है उस एस्टिमेटर का। मतलब अगर मैं आपको पढ़ाने आया हूं आज, तो मैंने आज से, जब आपका ये सब्जेक्ट स्टार्ट किया, तो मैंने एक दिन पहले या 2 दिन पहले सर को अपने नंबर ऑफ आवर्स भेजे थे कि इस सब्जेक्ट को हम लोग कितने देर में खत्म कर सकते हैं। अब वो एक्सपीरियंस कैसे आया भैया, मैंने इस सब्जेक्ट को पढ़ाया हुआ है, मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे एक बार आपको पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी है, एबिलिटी है मेरे अंदर, और जजमेंट पावर है कि हाँ इतना अगर पढ़ा दूंगा तो आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक एस्टिमेट अच्छा हो गया। ठीक है, अब वो चेक करना पड़ेगा कि भाई इतना टाइम एलोकेट किया है इसके लिए, उतने टाइम में खत्म होता है कि नहीं। ठीक है, अगर खत्म हो गया मतलब मैं एक अच्छा एस्टिमेटर था। अगर मेरे टाइम से डबल या ट्रिपल टाइम लग गया, मतलब मैं एक बेकार एस्टिमेटर हूं। 100 बात की एक बात, हाँ या ना। अब जब एस्टिमेट पढ़ रहे हो, तो एस्टिमेट में कुछ टाइप्स ऑफ एस्टिमेट्स होते हैं, फटाफट खत्म करेंगे इनको। लिखने का कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आपका लिखने का कब से शुरू होगा, जब वैल्यूएशन पोर्शन शुरू होगा तब से लिखना शुरू होगा। ठीक है, अभी तो सिर्फ समझने का काम है यहाँ पे। क्लियर है इतनी बात। हाँ बेटा। क्लियर इतना। चलिए, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब टाइप्स ऑफ एस्टिमेट को समझते हैं। बहुत बच्चे आ गए यार आज, इतने सारे बच्चों का एस्टिमेशन बचा था क्या। हम्म। इतने सारे बच्चों का एस्टिमेशन बचा था। वाह यार। सर ने कहा था मुझे कि बच्चे कम होंगे, वाटर सप्लाई से ज्यादा निकल गए बच्चे। शाबाश। चलो, अब हमारे पास कुछ मोटा मोटा 9 टाइप के एस्टिमेट है, 9 टाइप्स के। प्रिलिमिनरी, प्लिंथ एरिया, क्यूब रेट, ओके, अप्रोक्सीमेट, डिटेल्ड, रिवाइज, सप्लीमेंट्री, एनुअल रिपेयर, एक्सटेंशन एस्टिमेट। फटाफट समझते जाएंगे और फटाफट इसको देखते जाएंगे। अच्छा, अगर कोई बोले कि प्रिलिमिनरी एस्टिमेट का काम क्या है, इसका एक और नाम होता है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, इसका एक और नाम होता है एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट। तीनों नाम से एग्जाम में आ सकता है ये। जब हम बात कर रहे हैं प्रिलिमिनरी, अप्रोक्सीमेट या एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट की, तो क्या ये एक्यूरेट होगा? नहीं, ये सारे के सारे अप्रोक्स देंगे आपको, टिल अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी एस्टिमेट तक। ये सारे अप्रोक्स कॉस्ट देते हैं, मतलब एक्यूरेट नहीं होंगे, ठीक ठाक होंगे। पर हम ये नहीं कह सकते बिल्कुल एक्यूरेट है। एक्यूरेट का मतलब जितना आ रहा है लगभग उतने का ही एस्टिमेट बना के दे दिया। ठीक है, ऐसे नहीं होंगे ये चारों अप्रोक्स आंसर देंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है इनमें। सर प्रिलिमिनरी एस्टिमेट की जरूरत क्यों पड़ी, कोई बताएगा? किसी भी वर्क को स्टार्ट करने से पहले प्रिलिमिनरी एस्टिमेट क्यों बनाना पड़ता है? बताओ। एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन के लिए सर। बहुत बहुत अच्छे बेटा, कौन, नाम बताओ जरा अपना। परतीन। बहुत बढ़िया बेटा। मतलब इतने दिनों में किसी ने पहली बार अगर आंसर एक बार में सही बताया तो वो तुम ही हो। ठीक है, रियली, थैंक यू या सर। तो तुमने पढ़ के रखा है इसको, है ना, और या तो तुमने इसको आज से देखना शुरू किया। पर जो भी है बहुत बढ़िया था, क्योंकि आपने एक बार में करेक्ट बताया है। थैंक यू सर। किसी भी किसी भी ये कह सकते हैं अथॉरिटी से टेक्निकल सैंक्शन लेना हो अगर आपको, तो आपको प्रिलिमिनरी एस्टिमेट बनाना पड़ेगा। बोलो कैसा होता है सर ये, कुछ ऐसा। देखो जरा ध्यान से। अब आपको अपने ब्रह्मपुत्र रिवर पे एक ब्रिज बनाना था, सॉरी ब्रिज बोल रहा हूं, एक डैम बनाना था। एग्जांपल उस डैम का ही लूंगा। आप सीएम साहब के पास गए, बोल के कि भैया 250 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 250 CR का प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसको टेक्निकल सैंक्शन दे दीजिए, मतलब इसको बनाने की अनुमति दे दीजिए, तो हम इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू करें। ये प्रपोजल आप लेके गए थे, प्रपोजल। अब सीएम ने ये पूछा आपसे, सीएम एक बार में 250 करोड़ तो देगा नहीं, ये तो तय बात है, तय बात है ये, है ना, इसमें कोई वो है ही नहीं, शक की बात है ही नहीं। तय बात है कि सीएम आपको 250 करोड़ एक बार में देगा नहीं। सीएम आपसे 25 सवाल पूछेगा। हाँ, ये अगर उसको अपने फंड में भरना होता 250 करोड़ तो पहले भर लेते हैं। पर आपसे 250 करोड़ का आपको एक बार में टेक्निकल सेंक्शन मिलेगा नहीं, आपको भगा दिया जाएगा, बोलेंगे भैया गवर्नमेंट का इतना पैसा नहीं है, जाओ यहां से। ठीक है, तुम आ जाओगे मुंह उठा के। अब तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं क्या करता, बताओ? कोई बता सकता है? जब सीएम ने एक बार भगा ही दिया तुमको, तो अब तुम क्या करोगे? वापस से
तुम्हें टेक्निकल सैंक्शन तो लेना है इस डैम को बनाने के लिए। क्या करोगे तुम? बोलो जल्दी बोलो भैया। एग्जाम तुम्हारा करीब है, मेरा नहीं, जल्दी बोलो। क्या करोगे सीएम ने भगा दिया तो? नहीं पता? नहीं पता? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो यार भाई। नहीं पता सीएम को क्या बोलोगे तुम अब? मैं बताता हूँ अब तुम अपना दिमाग का इस्तेमाल करना। देखो तुम लोग पढ़े लिखे लोग हो, ठीक है, तुम इंजीनियर्स हो, तो तुम्हारी वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी एज कंपेयर टू किसी भी पर्टिकुलर पॉलिटिशियन के मुकाबले, क्योंकि उनको उतना समझ ही नहीं आती चीजें, तुमको समझ में आती है। अब उनको तुम बनाना बेवकूफ, कैसे बनाओगे बेवकूफ? बोलना सीएम साहब देखिए, यहां अगर यहां अगर आपने डैम बनवा दिया ब्रह्मपुत्र के ऊपर, तो हर साल जो यहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट होगी यहां पे हर साल लगभग 50 CR का तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगा। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है उसको अगर हम अपने नेबरिंग स्टेट्स को भी बेचें तो हमारा 50 करोड़ का रेवेन्यू हर साल जनरेट होगा, हर साल। ठीक है। दूसरा, यहां से हम लोग इरिगेशन के लिए पानी सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इरिगेशन के लिए पानी सप्लाई कर सकते हैं, जिससे अगेन हमारे स्टेट के एग्रीकल्चर में हमें फायदा पड़ेगा और हर साल यहां से लगभग लगभग 30 CR का इरिगेशन से रेवेन्यू जनरेट होगा। तीसरा, हम यहां से इस डैम को बना के हम इस डैम को बना के जो हमारे यहाँ पे समर सीजन में एकदम सूखा पड़ जाता है उसको हम लोग कैप्चर कर पाएंगे इस डैम को कंस्ट्रक्ट करके। मतलब हम लोग यहाँ पे कभी भी ड्राई कंडीशन आने नहीं देंगे। चौथा, हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर डैम के आजू बाजू हम एक बहुत बड़ा सुंदर सा एक पूरा का पूरा एरिया बना सकते हैं, जिसको हम लोग विजिट के लिए लोगों को बुलाएं, फॉरेनर्स आए, हमारे इंडियंस आए, सब यहाँ पे आए और इसको देखें आके। तो हम एक टूरिस्ट प्लेस बना सकते हैं इसको, जिसका एनुअल एनुअल रेवेन्यू जो होगा, एनुअल रेवेन्यू वो लगभग लगभग आप पकड़ के चलिए 80 to 100 CR का होगा। ठीक है। अब अगर आप मोटा मोटा इसको जोड़ते हैं, ये आपको कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा, अगर मोटा मोटा आप कैलकुलेशन जोड़ते हैं तो ये हो गया कितना? 100 + 50 180, सॉरी 150 + 30 180 CR का हो गया। मतलब नियरली नियरली अब 200 करोड़ तो इसी साल पहुंच गए आप। अब अगर ये अगले साल भी प्रोजेक्ट रन हुआ, मतलब डेफिनेटली ये तो आप डैम लंबे समय के लिए बनाओगे ना, एक साल के लिए तो बनाओगे नहीं। तो जितने साल भी अब ये डैम रहेगा उतने साल 180 CR का मल्टीप्लाई करते जाइए। अब जैसे उसको समझ में आया ये कहानी, जैसे उसको समझ में आ गया भैया ये तो 1.5 साल के अंदर अंदर रेवेन्यू पूरा का पूरा हम निकाल लेंगे और बाकी फिर गवर्नमेंट का प्रॉफिट है, तुरंत पास, तुरंत पास, आपका प्रोजेक्ट तुरंत पास। समझ में आया? तो 250 करोड़ सीधा मांगने गए थे, भगा दिया। अब ऐसा कैलकुलेशन लेके जाओगे तो तुमको अप्रूवल मिल जाएगा, टेक्निकल सैंक्शन मिल जाएगा। समझ में आई बात ये? बात समझ में आई? बोलो इसका कोई जीता जागता एग्जाम्पल है? बिल्कुल है। इनको जानते हो क्या? इनको जानते हो? वर्ल्ड्स हाईएस्ट स्टैचू, कोई जानता है? वर्ल्ड्स जी। हाईएस्ट स्टैचू। जी हाँ, सर, जानते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी, SOU, स्टैचू ऑफ यूनिटी। अच्छा, जब ये बन रहा था ना तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने खूब विरोध किया। ठीक है, ओवरऑल इंडिया में इसका विरोध हुआ कि भाई इतने बड़े पुतले की हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और हमें कोई वर्ल्ड का हाईएस्ट स्टैचू बनाने की भी जरूरत नहीं है। इतना पैसा अगर आप हॉस्पिटल और स्कूल और गरीबों को दे दो तो उनका भला हो जाए, जितना पैसा इसमें डाल रहे हो। अब मोदी जी को ये पास तो करवाना था, अब मोदी जी को पास तो करवाना था क्योंकि इनका तो भैया इनके टर्म में क्या क्या इनने बनाया वो इनको दिखाना चाहिए था, क्योंकि भाई यही दिखाएंगे तभी तो आगे काम चलेगा ना। तो इनने क्या किया बताया लोगों को, जैसे मैं तुमको कहा था बताने को वैसे इनने ही बताया। इनने कहा देखो, हम इस जगह को सिर्फ और सिर्फ स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से नहीं जानेंगे, हम इस पूरे जगह को जानेंगे केवड़िया के नाम से। किसके नाम से जानेंगे? केवड़िया। सुन लो, है ना, सुन लो, माइक को ऑफ रखो, कहानी सुना रहा हूं, सुनते जाओ, आपको समझ में तभी आएगा।
केवड़िया के नाम से जानेंगे। इस केवड़िया में सिर्फ स्टैचू ऑफ यूनिटी नहीं होगा, यहाँ पे एक डैम भी होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं, कौन सा डैम बोलते हैं यार इसको? ओ भाई, लवर बॉय, तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, समझ में आ रही है, पर साइलेंट हो जाओ, ठीक है? यहाँ पे एक डैम है जिसका नाम है सरदार सरोवर डैम। नर्मदा रिवर के ऊपर बना हुआ है, सरदार सरोवर डैम। फिर यहाँ पे इनने तीन चार गार्डन्स बना दिए बढ़िया, है ना? एक आर्टिफिशियल जंगल बना दिया इनने यहाँ पे, ठीक है? और भी बहुत कुछ चीजें बना दी, और बोला अब यहाँ पे एनुअल रेवेन्यू। यार, माइक साइलेंट पे रखो, है ना? पढ़ने बैठे हो तो बैठो यार, पढ़ने, है ना? माइक साइलेंट पे रख के। बाकी बच्चे पढ़ने आए, उनको पढ़ने दो, ठीक है? टाइम पास नहीं चल रहा है। एस्टिमेट में अगर नहीं समझना है तो फिर आप सीधा वैल्यूएशन पे बढ़ा दूंगा मैं, है ना? दोबारा माइक अगर ऑन किया तो फिर सीधा वैल्यूएशन में बढ़ा दूंगा बेटा, है ना? ये पूरा एस्टिमेट हटा दूंगा एक बार में। चीजें पहली बार जीवन में इतने अच्छे से समझ रहे हो, समझ लो इसको, ठीक है? तो इनने कहा भैया, मोदी जी ने, कि अगर मैं इस एरिया में ये सब बना दूं तो यहाँ पे साल भर में जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो लगभग 500 करोड़ से लेके 1000 करोड़ तक जाएगा, डिपेंडिंग ऑन क्या कैसा इसका एडवर्टाइजमेंट होता है। और बस इसका एडवर्टाइजमेंट होने की देर थी। आज हर साल यहाँ पे एनुअल जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो लगभग इतने का ही हो रहा है। तब जाके गवर्नमेंट ने इस पूरे प्रोजेक्ट को एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दिया कि आप ये बना सकते हैं। तो अब पढ़ो प्रिलिमिनरी एस्टिमेट, ठीक है? क्या है? Preliminary estimate is required for initial studies of various aspects of a project to decide the financial position and policy for administrative sanction by the competent authority। किसी भी competent authority से अगर administrative sanction लेना है आपको, तो आपको preliminary estimate पहले देना पड़ेगा। बोलो क्या यहाँ पे हम सब cost accurate कैलकुलेट करके देंगे? नहीं, यहाँ पे आप सारा cost probable देंगे। एक्यूरेट अभी आपने कहीं भी आपने क्वांटिटी कैलकुलेशन किया ही नहीं है अभी आपने। जब क्वांटिटी कैलकुलेशन किया ही नहीं है तो एग्जैक्ट आप वैसे ही नहीं बता पाओगे अभी, तो आप प्रोबेबल कॉस्ट दोगे, और प्रोबेबल कॉस्ट आपके एक्सपीरियंस से होगा, जो कि रफली उतना ही होगा जो कि नियरली नियरली प्रोजेक्ट का कॉस्ट आने वाला है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है बट बहुत ज्यादा नहीं होगा, ठीक है? तो इन केस ऑफ कमर्शियल प्रोजेक्ट लाइक इरिगेशन प्रोजेक्ट, पावर जनरेशन प्लांट, द प्रोबेबल इन्वेस्टमेंट एंड बेनिफिट्स आर रफली कैलकुलेटेड इन प्रिलिमिनरी एस्टिमेट टू डिसाइड द नेसेसिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर आपने उसके बेनिफिट्स को नहीं बताया, उसके प्रोबेबल इन्वेस्टमेंट को नहीं बताया, तो कभी भी आपको उसका टेक्निकल सैंक्शन मिलेगा ही नहीं। कितनों को समझ में आ गया? पहला प्रिलिमिनरी क्लियर हुआ? जल्दी से। इतना डिटेल में समझने की जरूरत है कि शॉर्ट में और समझाता जाऊं, और शॉर्ट में समझाऊं कि इतना डिटेल में सही है? हाँ, मैं और शॉर्ट में समझा सकता हूँ, फटाफट फटाफट वाला। बोलो, और शॉर्ट में समझाऊं? चलिए तो और शॉर्ट में लेके चलते हैं। अब अगर आपको प्लिंथ एरिया बनाना है, प्लिंथ एरिया, तो देखो प्लिंथ एरिया आप निकाल लेंगे। अभी प्लिंथ एरिया के बारे में हम आगे बात करेंगे जब मैं आपको प्लिंथ एरिया निकलवाऊंगा। जनरली समझ के चलो, जितना भी आपके घर का वॉल एरिया है, वॉल एरिया, ये आपके वॉल है नीली वाली पूरी, और ये पूरा कारपेट है। कारपेट किसको कहते हैं? जहां पे आप कारपेट बिछा सकते हो अपने घर में। आप मुझे बताओ, क्या बाथरूम में कारपेट बिछा सकते हो क्या? बाथरूम में कारपेट बिछा सकते हो क्या? नहीं, बाथरूम में कारपेट नहीं बिछा सकते, स्टोरेज एरिया में कारपेट नहीं बिछा सकते। तो जो भी नॉन यूजफुल एरिया उसको हटा देते हैं। जितना भी यूजफुल एरिया, जैसे कि हमारा बेडरूम हो गया, हमारा लिविंग रूम हो गया, ठीक है, जितने भी एरियाज हैं, ठीक है, गेस्ट रूम हो गया, जहां पे हम कारपेट बिछा सकते हैं, समझने के लिए बता रहा हूँ कि जहां पे कारपेट बिछा सकते हैं उसको कारपेट एरिया के अंदर इंक्लूड करते हैं। यानी जितना भी यूजफुल एरिया बिल्डिंग का है उसको कारपेट एरिया में ले लेते हैं हम लोग। तो जितना भी वॉल का एरिया और कारपेट एरिया, इसको मिला के हम बोलते हैं प्लिंथ एरिया। इसे हम बोलते हैं प्लिंथ एरिया, और इसी को हम बोलते हैं हमारा बिल्टअप एरिया भी, ठीक है? अब कैसे निकालते हैं प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, समझना। मान लो आप किसी एक्स सोसाइटी में अपना घर बनाने वाले थे, एक्स सोसाइटी में आप अपना घर बनाने वाले थे, ठीक है? और एक्स सोसाइटी में ऑलरेडी किसी ने अभी अभी अपना नया घर बनाया था, 2 स्टोरी का। कितने स्टोरी का? 2 स्टोरी का। और आपको भी अपना घर 2 स्टोरी का ही बनाना था, और आपका जो प्लिंथ एरिया था वो लगभग था 800 स्क्वायर फीट का था। ये आपका प्लिंथ एरिया था। अब आप क्या किए? आपको अपने घर का कॉस्ट निकालना था, कॉस्ट की अप्रोक्सीमेट कॉस्ट कितना आएगा बेस्ड ऑन द प्लिंथ एरिया। तो आप कहाँ गए? आप गए इन भाई साहब के पास। इन भाई साहब के पास, ये कौन भाई साहब हैं? जिनका वो घर ऑलरेडी, जिनने अभी अभी घर बनाया है 2 स्टोरी का। आप इनके पास गए और कहा, एक बात बताइए सर, आपके स्टोरी का प्लिंथ एरिया कितना है? उसने कहा 1000 स्क्वायर फीट मेरे घर का प्लिंथ एरिया है।
तुमने पूछा सर आपके पूरे घर का कॉस्ट कितना निकला है कंस्ट्रक्शन का, पूरा पूरा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना आया, तो वो बोलेगा 1 CR आया है। 1 CR, 1 करोड़। ठीक है, 1000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन करने में 1 CR का कॉस्ट आया है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप यूनिट एरिया, आप यूनिट कॉस्ट निकालेंगे यहां से, यूनिट कॉस्ट, कि अगर मुझे 1 मीटर स्क्वायर का प्लेन एरिया बनाना है तो कितना कॉस्ट आएगा। तो 1 करोड़ इसका टोटल कॉस्ट था, 1 × 10⁻7 रुपीज। और टोटल प्लेन एरिया था उसका 1000 स्क्वायर फीट का। कितना आ गया, ये 10⁻4 आ गया रुपीस पर मीटर स्क्वायर, सॉरी पर स्क्वायर फीट, है ना। तो अब आपको लगभग लगभग 10,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट का कॉस्ट आया कंस्ट्रक्शन का। आपका घर कितने स्क्वायर फीट का था भैया, 800 स्क्वायर फीट का था। मल्टीप्लाई कर दो, एक एप्पल 10 रुपए का है तो 800 एप्पल कितने के होंगे, 800 × 10 रुपए के। तो बस वही करना है, टोटल कॉस्ट आपके घर का कितना निकल के आता है, प्रोबेबल कॉस्ट बेस्ड ऑन दिस प्लिंथ एरिया रेट। 10⁻4 था एक स्क्वायर फीट का रेट, आपका घर है 800 स्क्वायर फीट का। कितना कॉस्ट बन गया, कितना कॉस्ट बना, 8 × 10⁻6 रुपीस। ये कॉस्ट आपके घर का आया, प्रोबेबल कॉस्ट। तो इस तरह से आप प्लिंथ एरिया एस्टिमेट तैयार करते हैं। कितना वो क्लियर हो गया, कितना वो क्लियर हुआ, जल्दी से। सर कॉस्ट ये आप प्रिंट एरिया का पोर्शन को दोबारा एक बार समझा दीजिए ना सर। कौन सा, ये वाला बताना है बेटा, या ये जो नहीं, कैलकुलेशन, ये प्रिंट एरिया, क्या क्या। ये प्रिंट एरिया एस्टिमेट को दोबारा समझा दीजिए ना सर। हम्म इसे तो कहा था कि थोड़ा ध्यान से सुनो, देखो शॉर्ट में समझाने में जब जाऊंगा ना, तो फिर थोड़ा आराम से उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। आइए फिर से समझाता हूँ। प्लेन एरिया समझ में आया, प्लेन एरिया बिल्डिंग में कहाँ होता है, जितना भी वॉल एरिया है और जितने जगह पे भी जो भी हमारा यूजफुल एरिया बिल्डिंग का, जहां पे हम कारपेट बिछा सकते हैं, मोटा मोटा हिसाब किताब, उसे हम कारपेट एरिया बोलते हैं। तो वॉल एरिया प्लस कारपेट एरिया बनता है प्लिंथ एरिया हमारा। अब मान लो आपको अपने घर का प्रोबेबल कॉस्ट निकालना, अभी आपने घर बनाया नहीं है, आपका घर, आपका जो प्लॉट है वो एक्स सोसाइटी में है, ये सोसाइटी का नाम है एक्स सोसाइटी। अब इस सोसाइटी में आपको अपना घर बनाना है, जिसका आपके पास प्लिंथ एरिया है, आपके पास जो आपके घर का प्लिंथ एरिया है वो 800 स्क्वायर फीट का है। ठीक है। अब आपको कहीं से अगर 1 स्क्वायर फीट का रेट मिल जाए, 1 स्क्वायर फीट का, तो आप सीधा कॉस्ट आप यहां से बता सकते हो कि इतना कॉस्ट आएगा मेरे घर का। तो आपने क्या किया, उसी सोसाइटी में एक और ने अभी नया नया घर बनाया था अपना 2 स्टोरी का, और उसका भी टोटल प्लिंथ एरिया जो था वो कितना था, उसका प्लिंथ एरिया था 1000 स्क्वायर फीट का। और उसका कॉस्ट आया था 1 करोड़ रुपीज, उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आया था 1 करोड़ रुपीज, 1 × 10⁻7 का। तो उसने आपको ये दोनों चीज बता दी कि भैया मेरे घर का प्लेन एरिया इतना है, मेरे घर का टोटल कॉस्ट इतना आया था। तुमने क्या किया, तुमने यूनिट रेट निकाल लिया कि भैया 1 स्क्वायर फीट का रेट कितना पड़ेगा। तो यूनिट रेट तुमने फाइंड किया कैसे, जो भी टोटल कॉस्ट था उसको डिवाइड कर दिया आपने टोटल एरिया से, और ये कॉस्ट आ गया कि भैया अगर मुझे 1 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन करना है इस एक्स सोसाइटी में, ठीक है, और लगभग लगभग इसी के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जो घर बना था, तो मेरे को 10,000 रुपये पे करना पड़ेगा, 10⁻4 रुपीज मुझे पे करना पड़ेगा। आपका प्लेन एरिया कितना था, 800 स्क्वायर फीट का। 1 स्क्वायर फीट का, 1 स्क्वायर फीट का कॉस्ट है 10,000 रुपीज। तो 800 स्क्वायर फीट का टोटल कॉस्ट कितना निकल के आएगा, 800 × 10⁻4 रुपीज। तो ये आपका टोटल आ गया 8 × 10⁻6 रुपीज, टोटल कॉस्ट आ गया ये आपका प्लिंथ एरिया के हिसाब से। क्लियर हुआ ये क्लियर होता है। जी सर, जी सर। डन। अब उसने यहां लिखा भी हुआ है, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग। एक प्लिंथ एरिया हमें पहले बिल्डिंग का मिल जाए, उसके हिसाब से ही हम इसको कर पाएंगे। देन बोलता है द रेट इज डिटेक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ सिमिलर बिल्डिंग हैविंग द सिमिलर स्पेसिफिकेशन हाइट एंड कंस्ट्रक्शन इन द लोकेलिटी। जो मैंने आपको बोला ना, मैंने सेम एरिया में लगभग सेम स्पेसिफिकेशन वाले घर को चुना, और वहां से कॉस्ट मैंने फाइंड आउट किया कितना कॉस्ट होगा। फिर प्लिंथ एरिया इज एस्टिमेट इज कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग द प्लिंथ एरिया ऑफ द बिल्डिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय द प्लिंथ एरिया रेट। जो हमने 10⁻4 रुपीज निकाला था यहाँ पे, ये क्या है, ये प्लिंथ एरिया रेट है। 1 स्क्वायर फीट का अगर प्लिंथ एरिया का मुझे कंस्ट्रक्शन करना है तो 10,000 रुपीज लगेगा। ठीक है, वो मैंने यहाँ निकाल लिया और उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया मेरे प्लिंथ एरिया से। ठीक है, और मुझे टोटल कॉस्ट मिल गया बेस्ड ऑन द प्लिंथ एरिया एस्टीमेट।
The plinth area should be calculated for the covered area by taking external dimension of the building at the floor level. कभी भी प्लिंथ एरिया निकालना हो तो जो फ्लोर लेवल होता है वहां पे एक्सटर्नल डायमेंशन ले लीजिए. दिस इज योर प्लिंथ एरिया, दिस इज योर प्लिंथ एरिया. जनरली कैलकुलेट ऐसे ही किया जाता है. ये तो क्या है, एक्चुअल फॉर्मूला ऐसा है. बट अगर आप देखोगे तो एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ द बिल्डिंग ले लीजिए, यही प्लिंथ एरिया होता है. इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड नहीं होता, कोर्टयार्ड एंड ओपन एरियाज इसके अंदर इंक्लूड नहीं होते, सच एज बालकनीज, पोर्चेस, ये सब इंक्लूड नहीं होते प्लिंथ एरिया एस्टिमेट में. क्लियर है ये बात? क्लियर हुआ इतना? हम्म. क्या बोल रहा है बच्चा एक, कि सर विदाउट टेकिंग द रेफरेंस ऑफ अनदर हाउस वर्थ करोड़ रुपीज प्लिंथ एरिया 1000 स्क्वायर फीट. जॉन, अगर बेटा उस एरिया में कोई दूसरा घर ही नहीं है तो फिर प्लिंथ एरिया एस्टिमेट बन ही नहीं पाएगा ना. बन ही नहीं पाएगा, आपको कॉस्ट कहां से मिलेगा ना. अगर उस एरिया में आपके सेम स्पेसिफिकेशन वाला कोई रिसेंट घर बना ही नहीं है तो फिर तो आप प्लिंथ एरिया एस्टिमेट बना ही नहीं पाओगे. फिर आपको डिटेल्ड एस्टिमेट बनाना पड़ेगा. डिटेल्ड एस्टिमेट अभी आगे आ रहा है. ठीक है, ये तो जब पॉसिबल है. ये क्यों आपने देखा भाई, अगर मेरे को उस सोसाइटी में घर बनाना था, मान लो मेरा प्लॉट था, ठीक है, और मेरा प्लॉट था और मेरा कॉस्ट निकल के आ रहा है कितना, लगभग लगभग कॉस्ट कितना आया, ऑलमोस्ट 80 लाख रुपए आया है, 80 लाख रुपीज आया है. अब मेरे पास अगर 80 लाख रुपीज नहीं है तो मैं आज अपना घर बनाना शुरू नहीं करूंगा सोसाइटी में. जब तक मेरे पास 80 लाख कम से कम ना आ जाए तब तक मैं घर बनाऊंगा ही नहीं वहां पे. ठीक है. तो ये मैंने क्यों निकाला, मैंने मेरे फाइनेंशियल कंडीशंस को चेक करने के लिए निकाला कि भाई अगर मुझे आज घर बनाना है और लगभग 800 स्क्वायर फीट का घर बनाना है, तो कम से कम मेरे जेब में जो पैसे होने चाहिए वो 80 लाख रुपीज होने चाहिए. तो घर बन पाएगा. और ये भी अभी बिल्कुल श्योर नहीं है कि 80 लाख से बन भी जाएगा, मैंने कहा ये अप्रोक्सीमेट है. हो सकता है 1 CR भी लग जाए यहाँ पे. क्योंकि भाई जब सामने वाले व्यक्ति ने घर बनाया था जिससे आपने रेट लिया है, वो उसने 4-5 महीने पहले, 6 महीने पहले घर बनाया है. तब सीमेंट का रेट अलग होगा, एग्रीगेट का रेट अलग होगा, पेंट का कॉस्ट अलग होगा, लेबर कॉस्ट अलग होगा, मशीनरी कॉस्ट अलग होगी. 6 महीने में सब कुछ बढ़ गया. अब सब कुछ बढ़ गया तो ओवरऑल कॉस्ट भी तो बड़ी होगी प्रोजेक्ट की. तो ये तो मेरे को एक अप्रोक्सीमेट कॉस्ट मिली है. मैं तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा बफर लेके चलूंगा कि भैया अगर 80 लाख रुपीज आ रहा है तो कम से कम 1 CR मेरे जेब में ना हो तब तो मैं काम शुरू ही नहीं करूंगा. समझ में आई बात? तो ये एक अप्रोक्सीमेट कॉस्ट है. अगर उस सोसाइटी में कोई और घर नहीं है तो फिर आप इसको नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे. 100 बात की एक बात, आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे इसको. डन है? समझ में आता है? अरे हाँ ना, कुछ तो बोल लो मेरे भाई. नहीं आया तो फिर से बोलो, फिर समझा दूंगा. आ गया तो आगे बढ़े, है ना. चलो, अब आते हैं अगला, क्यूब रेट एस्टिमेट पे. वापस से हम क्या गए, हम अब हमारे पास हमारे घर का क्यूब रेट, क्यूबिकल कंटेंट है. क्यूबिकल कंटेंट क्या होता है, क्यूबिकल कंटेंट क्या होता है जरा ध्यान से समझना. आपके पास प्लिंथ एरिया था आपके घर का, प्लिंथ एरिया था पिछले वाले एस्टिमेट में, उसको मल्टीप्लाई कर दो हाइट ऑफ 1 स्टोरी से. एक स्टोरी की हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको क्यूबिकल कंटेंट मिल गया. लेट अस सपोज आपके घर का क्यूबिकल कंटेंट निकल के आता, मान लो 3 फीट की आपकी हाइट थी घर की और 800 स्क्वायर फीट का आपका प्लिंथ एरिया था. तो मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये 2400 स्क्वायर फीट का, सॉरी क्यूबिक फीट का आपका टोटल घर की क्यूबिकल कंटेंट निकला. थोड़ा ध्यान से सुनना, अभी सुनने पे फोकस करो. दोबारा रिपीट मत करवाना क्योंकि टाइम उतना ही है और खत्म करना है एस्टिमेट सारे के सारे, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट लेके जाऊंगा. ठीक है. क्यूबिकल कंटेंट हमारे पास 2400 क्यूबिक फीट का था, मतलब 2400 क्यूबिक फीट का हमारे घर का क्यूबिकल कंटेंट जो हमें कंस्ट्रक्ट करना था. अब मैं क्या करूं भाई, मेरे पास यूनिट रेट तो है नहीं, तो मैं वापस से उसी बंदे के पास गया जिसका घर उसी सोसाइटी में था. यही बंदा है देखो. अब क्या थोड़ा और गुस्सा हो गया ना, तो चेहरा चेंज हो गया इसका, तो ये बन गया. अब देखो, अब मैं फिर से गया इसके पास, मैंने कहा देखो सर, आपने मुझे कॉस्ट तो बताया था अपने घर का कि 1 CR है, आपने मुझे प्लिंथ एरिया भी बताया अपने घर का, ठीक है, आपने मुझे प्लिंथ एरिया भी बताया कि 1000 स्क्वायर फीट का था. क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि आपके घर की एक स्टोरी की हाइट कितनी है? थोड़ा गुस्सा हो गया, पर फिर भी उसने बता दिया कि 3 फीट है. तो आपने यहां से घर का क्यूबिकल कंटेंट निकाला, आपने इसके घर का क्यूबिकल कंटेंट निकाला, कितना आया बच्चों ये कितना आया? 1000 स्क्वायर फीट का तो इसका एरिया था और 3 फीट का इसका हाइट ऑफ द स्टोरी थी. 3000 क्यूबिक फीट आया क्या? यहां से यूनिट रेट निकाल लो. ठीक है, क्यूबिकल कंटेंट का यूनिट रेट निकाल लो कि भैया 1 क्यूबिक फीट का कितना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आता है.
तो आपने क्या किया, 1 CR यानी 1 × 10⁻⁷ को डिवाइड कर दिया 3000 से। करो कितना आता है जरा ये, बताना कितना आता है ये आएगा आपका 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय 3000। ये आया 3333 या 34 ही पकड़ लो, पर क्यूबिक फीट। पर क्यूबिक फीट। ठीक है बच्चों। अब यूनिट रेट मिल गया आपको। आपके पास अपने घर का क्यूबिकल कंटेंट था, आप टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं अपने घर का। कैसे? आपके पास टोटल क्यूबिकल कंटेंट है 2400 का, मल्टीप्लाई कर दो यूनिट रेट से जो आपने निकाला है अभी, और ये आपका आ जाएगा अप्रोक्सीमेट कॉस्ट आ जाएगा आपके घर का। कितना आता है देखो मैं करके बताता हूँ। 2400 × 3334, ये आ गया लगभग लगभग 80 लाख रुपए। वही कॉस्ट आ रहा है, उतना ही कॉस्ट आया, लगभग लगभग 80 लाख रुपीज के आसपास कॉस्ट आया है। ठीक है, लगभग लगभग। तो मुझे बताओ क्या ये समझ में आता है? क्या ये समझ में आया? अच्छा आप अपने घर की, यार अभी तक मैंने ये कहाँ बोला आपको कि प्लेन्थ एरिया का कोफिशिएंट और यूज करना है नहीं करना है? ये मैंने अभी तक कहीं बताया? मैंने तो आपको भी सिंपल सा एक चीज बोला है कि प्लिंथ एरिया। इतना हैवी क्यों लेके जा रहे हो प्लिंथ एरिया एस्टिमेट को? सिंपल चीज थी, एक सोसाइटी में घर था, उसका प्लिंथ एरिया पूछा, उसका कॉस्ट पूछा, उससे रेट निकाल लिया, उसको अपने घर के प्लिंथ एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल कॉस्ट निकल गई, आपको पता चल गया, कहानी खत्म हो गई। इससे ज्यादा क्या इसमें लेना है और क्यों इसको लेना है ये समझ में नहीं आ रहा। कभी जिंदगी में प्लिंथ एरिया एस्टिमेट बनाने नहीं वाले हो, एग्जाम में आना है इसलिए समझा दिया है कैसे करना है इसको। ठीक है, जिंदगी में कभी इसको यूज नहीं करने वाले, डिटेल्ड एस्टिमेट है, पहुंचने नहीं दे रहे हो जो यूज करना है। फिर बाद में बोलोगे कि समझ में हमें आया तो सब था पर एग्जाम में ये बना ही नहीं हमसे। इसको इतना इतना हैवी क्यों ले रहे हो? ये इतना हैवी, ये खुद अपने आप को इतना हैवी नहीं लेता। अटक के रह गए हो एक चीज में। बढ़ो आगे भैया, जिंदगी बहुत बड़ी है ना? जो क्वेश्चन आना है वहां क्वेश्चन पूछ नहीं रहे हो, फिर वही बात आ जाती है। फिर मैं बोलूंगा कि अकबर के कोर्ट में बटन किसने लगाया, तो बोलोगे सर हमें क्या पता है, तो फालतू का सवाल है। फिर मैं भी बोलूंगा ये फालतू का सवाल है। अभी कोफिशिएंट वोफिशिएंट कुछ बताएं। आदत में है क्या कि कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट हो तो इतना टफ कर दो उसको कि भाई पढ़ने की इच्छा ही मर जाए? भाई इतना टफ नहीं करना, जो चीज टफ होगी उसको टफ किया जाएगा आगे जाके। अभी टफ है ही नहीं तो क्यों उसको टफ करना फालतू का? जब चीजें आसानी से खत्म हो सकती हैं तो उसको टफ क्यों बनाने का है? ठीक है। अब आपके घर में बच्चों, आपको ये हाइट निकालनी थी आपके घर की। घर तो बना ही नहीं है अभी, हाइट कैसे निकालोगे? आपको अपने घर की हाइट निकालनी थी क्यूबिकल कंटेंट फाइंड करने के लिए, घर तो बना ही नहीं, हाइट कैसे निकालोगे? हाइट कैसे निकालोगे जल्दी से? अरे बोलो। किसी ने ये तो पूछा ही नहीं कि सर हाइट कैसे निकलेगी। भाई आपके पास आपके घर का प्लान था, प्लान, और आपके पास अपने घर का एलिवेशन था। ठीक है, अरे सुन लो भाई। 3 फीट बोला ना, 3 मीटर कहाँ से हो गया? मीटर और फीट में अंतर समझ में आता है? हाँ, मैंने अभी 3 फीट बोला है, मैं सारा कैलकुलेशन फीट में ले रहा हूँ। ठीक है, स्टैंडर्ड डायमेंशन से अभी मेरे को कुछ नहीं पता। स्टैंडर्ड डायमेंशन के हिसाब से अगर मैं बनाने चला गया, पता चला मेरे को बनाना था राजमहल टाइप का घर बनाना था जिसमें मेरा एक एक पर्टिकुलर स्टोरी की हाइट थी, लगभग लगभग आप समझ के चलो 20 फीट की हाइट थी मेरी, और तुम चले गए स्टैंडर्ड लेके, है ना? तो गलत हो जाएगा कैलकुलेशन। तो आप कहाँ से निकालेंगे? आपके पास आपके घर का प्लान है, ठीक है, जो आपको आर्किटेक्ट ने बना के दिया, आपके घर का एलिवेशन है। प्लान से आपको मिल जाएगा प्लिंथ एरिया, ठीक है, एलिवेशन से आपको मिल जाएगा हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, या हाइट ऑफ द स्टोरी। और यहीं से आपको अपना पूरा कैलकुलेशन करना रहेगा। तो प्लान और एलिवेशन आपके घर का रहेगा आपके साथ में, कभी भी ऐसा थोड़ा ना कि मुंह उठा के घर बनाना शुरू कर दिए कि पहले पाइल फाउंडेशन खुदवा देते हैं बाद में देखेंगे कमरा किधर बनाना है, ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर ढंग के सिविल इंजीनियर हो तो पहले प्लान बनाओगे, एलिवेशन बनाओगे, उसके बाद शुरू करोगे घर को। ठीक है। तो अगर ढंग के इंजीनियर हो तो की बात है ये। अगर भाई ऐसे ही अपन नॉर्मल इंजीनियर हैं जो कि बस बन गए इंजीनियर, है ना, किसी भी कॉलेज से पढ़ के, तो फिर कुछ भी कर सकते हो। फिर तो एस्टिमेट क्यों ही निकालना है, फिर तो अपने आप ही डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो ना कॉस्ट को। ठीक है। अब देख लो, ये सब मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पे। अब मेन दिक्कत है कि रूफ की हाइट हम कैलकुलेट तो कर रहे हैं, पर मान लो ये तो रूफ की हाइट मान लो अगर हमारा नॉर्मल, ये मेरा फ्लोर होता, ये मेरा फ्लोर होता,
और ये मेरा फर्स्ट स्टोरी का फ्लोर होता, फर्स्ट स्टोरी फ्लोर। ठीक है। तो मैं इसकी हाइट अगर यहां कैलकुलेट करता तो भी ये एच आती, यहां कैलकुलेट करता तो भी ये एच आती। ठीक है, और कहीं भी कैलकुलेट करता तो एच आता, तो मैं यहाँ सीधा सीधा ले लेता भैया कि मेरा हाइट ऑफ द स्टोरी कितना है, एच है। ये तो सिंपल सी कहानी, डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ फ्लो लेवल एंड टॉप ऑफ रूफ लेवल, मतलब यहां से लेके इसके टॉप तक का मैंने हाइट को निकाला है। ठीक है, ये हो गया जब हमारा रूफ फ्लैट होता। पर कभी अगर आप ऑडिटोरियम गए हो, ऑडिटोरियम, अगर आप ऑडिटोरियम गए हो तो ऑडिटोरियम में आपने देखा होगा, अगर ये हमारा रूफ है और ऐसा हमारा ऑडिटोरियम होता है, अगर आपने देखा हो किसी ने, तो ऐसा ऑडिटोरियम होता है, हल्का सा स्लोपी होता है, देखा है आपने ऑडिटोरियम को? तो ऑडिटोरियम में यहाँ अलग हाइट है, H1 हाइट यहाँ पे है, H2 हाइट यहाँ पे है। अब अगर स्लोपिंग रूफ है मेरा, या स्लोपिंग मेरा ये है, क्या बोलते हैं, फ्लोर है, तो हाइट कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं? तो आप यहाँ पे लेते हैं एवरेज हाइट। आप क्या कैलकुलेट करोगे यहाँ पे? एवरेज हाइट कैलकुलेट करोगे, एच एवरेज। कैसे निकालोगे? H1 + H2/2 करके। एच एवरेज कैसे निकालोगे आप? H1 + H2/2 करके। तो यहां से आपको जब भी स्लोपिंग रूफ रहेगा तो आपको एवरेज हाइट से काम करना पड़ेगा। डन है ये बात? बात समझ में आती है? डन है ये? हम्म। ठीक है। अब आता है नोट। नोट में क्या बोलता है? जो फाउंडेशन होगा, जो प्लिंथ होगी हमारी, और जो पैरापिट होगा, पैरापिट कहाँ होता है? आपने अपने घर के छत पे देखा होगा, छत के ऊपर हम लोग 3 फीट का एक वॉल बनाते हैं ताकि कोई ऊपर से नीचे गिर ना जाए, देखा है आपने ये? एक 3 फीट का हम लोग वॉल बनाते हैं पूरे पूरे आउटर पेरिफेरी पे, हमारे घर की छत पे। ठीक है, ताकि कोई बच्चा या कोई बुजुर्ग गिर ना जाए वहां से। ठीक है, उसको पैरापिट वॉल कहते हैं, उसको पैरापिट बोलते हैं। तो फाउंडेशन यानी जो भी हमने यहाँ पे पाइल फाउंडेशन किया है, फुटिंग बनाया है, राफ्ट फाउंडेशन किया, जो भी फाउंडेशन बनाया है, प्लिंथ और पैरापेट, ये हम लोग इंक्लूड नहीं करते क्यूबिकल कंटेंट ऑफ द बिल्डिंग में, ये कभी इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, ये कभी भी इंक्लूड नहीं होता, सिर्फ सुपर स्ट्रक्चर की बात हो रही है। सुपर स्ट्रक्चर में भी जो हमारा काम का है उसकी बात हो रही है, पैरापेट को हमने यहां फिर से कंसीडर नहीं किया है। ठीक है, डन। तो एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएगा कि क्या क्या इंक्लूड नहीं करते हैं। तो याद रखिएगा, फाउंडेशन, प्लिंथ एंड पैरापेट यहां इंक्लूड नहीं करते हैं। और प्लिंथ एरिया एस्टिमेट में हम लोग क्या कोर्टयार्ड एंड ओपन एरियाज को इंक्लूड नहीं करते हैं। सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जाम में, यहीं से क्वेश्चन उठेगा। तो जितने नोट दे रहा हूं ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, यहाँ कोई टाइम पास नहीं चल रहा है, बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, टू द पॉइंट ही चल रहे हैं। ठीक है, अगला। अब आते हैं अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी एस्टिमेट। हम फिर से उसी के पास गए, उसी बंदे के पास, इसके पास गए फिर से। अब आपके ये परेशान हो गया हमसे ना, आपके ये परेशान हो गया हमसे, तो मैंने बोला एक काम करो सर, देखो आपके घर का टोटल कॉस्ट हमें पता है, 1 करोड़ रुपीस है। ठीक है, क्या आप मुझे अपने घर के आउटर वॉल्स जितनी भी हैं, जो आउटर वॉल्स हैं, उनका रनिंग मीटर लेंथ बता सकते हो क्या? रनिंग मीटर लेंथ। क्या पूछा मैंने? रनिंग मीटर लेंथ। रनिंग मीटर कैसे होता है? टेप लेके दौड़ जाओ और एक्सटर्नल वॉल्स की लेंथ नाप के आ जाओ। तो उसने मुझे, गुस्सा तो हुआ, पर उसने मुझे रनिंग मीटर लेंथ बता दी अपने घर की, कि भाई जो मेरी रनिंग मीटर लेंथ है यहाँ पे, रनिंग मीटर जो लेंथ आ रही है मेरे घर की, वो आ रही है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100 स्क्वायर मीटर, सॉरी 100 मीटर की। स्क्वायर मीटर नहीं होता क्योंकि लेंथ है ना, तो मीटर में नपेगा। तो 100 मीटर की मेरे घर के लेंथ है वॉल की। अब आपने क्या किया, आपके पास अपने घर का प्लान था, देखो ये दिख रहा है ना प्लान, और प्लान में ये वॉल बनी हुई है, देखो दिख रही है ये वॉल्स, इनकी आप लेंथ नाप लो, इनकी आप लेंथ नाप लो। तो आपके घर की जो रनिंग मीटर लेंथ थी, रनिंग मीटर लेंथ थी आपके घर की, वो थी टोटल 80 मीटर्स की, टोटल 80 मीटर्स की थी। अब कहीं से अगर यूनिट रेट मिल गया आपको पर मीटर लेंथ का, तो काम बन जाएगा। तो यूनिट रेट मुझे समझ में आ रहा है कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? मेरे पास 1 करोड़ रुपीस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, और उसका टोटल हमारा था कितना? 100 मीटर का, उस बंदे का रनिंग मीटर लेंथ था घर के वॉल्स का। कितना आ गया यहाँ पे? ये आ जाएगा 10 टू द पावर 5 रुपीज पर मीटर लेंथ, पर रनिंग मीटर लेंथ। आपके घर का कॉस्ट, आपके घर का रनिंग मीटर लेंथ कितना है? 80 मीटर का है। टोटल कॉस्ट निकाल लीजिए, टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 80 मीटर का टोटल लेंथ है, और 1 मीटर का लेंथ का कॉस्ट है 10 टू द पावर 5। ये आ गया देखो फिर से 80 लाख रुपीस, अगेन 80 लाख रुपीस आ गया। समझ में आती है बात? तो यहां से आपने क्या किया, आपने सामने वाले से पूछा भैया आप अपने घर की रनिंग मीटर लेंथ बता दीजिए। ठीक है, आपने अपने घर का रनिंग मीटर लेंथ निकाल दिया वॉल्स का, और मल्टीप्लाई कर दिया यूनिट रेट से, कहानी खत्म। तो देख लो यही कहता है यहाँ पे भी कि इट इज इन दिस एस्टिमेट टोटल लेंथ ऑफ द वॉल इज फाउंड इन रनिंग मीटर्स
एंड दिस टोटल लेंथ इज मल्टीप्लाइड बाय द रेट पर रनिंग मीटर ऑफ वॉल विच इज फाउंड आउट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ सिमिलर बिल्डिंग। कितनों को ये बात क्लियर हो गई जल्दी से? यहां तक के सारे आपके अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट थे, अब बढ़ने जा रहे हैं एक्यूरेट एस्टिमेट पे। क्लियर है इतना? और ये सब क्यों था, ये सब क्यों था? ये सब इसलिए था क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका इतना पैसा है कि नहीं है, कि आप घर बनाना शुरू कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अब तीनों एस्टिमेट से आपके घर का एक्चुअल कॉस्ट तो अभी तक आया नहीं है, पर प्रोबेबल कॉस्ट निकल के आया कि 80 लाख रुपीज है। तो कम से कम अगर आपकी जेब में अगर 1 करोड़ रुपए नहीं है तो घर बनाना शुरू मत करना। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट बढ़ भी सकता है घर का। अब आते हैं डिटेल्ड एस्टिमेट पे। डिटेल्ड एस्टिमेट में करते क्या है, सबसे एक्यूरेट एस्टिमेट माना जाता है डिटेल्ड एस्टिमेट। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सबसे एक्यूरेट एस्टिमेट में से एक होता है डिटेल्ड एस्टिमेट। क्यों सबसे एक्यूरेट होता है? यहां पे आप हर मटेरियल का क्वांटिटी कैलकुलेट करोगे, हर मटेरियल की कॉस्ट निकालोगे कितनी है, उसको उसके यूनिट रेट से मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करने के उस पर सारा का सारा कंटिजेंसी फंटिजेंसी सब लगाओगे उसके अंदर, और फाइनल कॉस्ट जो आएगी वो एग्जैक्ट होगी आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट। ठीक है, अगर सब कुछ समय पे चला तो। अगर समय से थोड़ा भी डिले होता है तो कॉस्ट फिर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब डिटेल एस्टिमेट कैसे बनाया जाता है, तो आपको हर एक क्वांटिटी वगैरह निकालनी पड़ेगी और रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये रेट कहां से मिलेगा? क्योंकि भाई होता है ना, एक दुकान पे सीमेंट का कॉस्ट हो 350 रुपीज पर बैग, एक दुकान पे कॉस्ट हो 400 रुपीज पर बैग, एक दुकान पे कॉस्ट हो 450 रुपीज पर बैग। तो कैसे यूनिट रेट लोगे आप सीमेंट का? रेट कहां से लोगे? रेट मटेरियल का रेट कहां से लोगे जल्दी से बताओ भैया, मटेरियल का रेट कहां से लोगे? अरे बोल एस ओ जल्दी। आर से सर, पीडब्ल्यूडी का। डीएसआर क्या हो गया भाई? नहीं, एस ओ आर। हाँ, एसओ आर होता है, एस ओ जी, आर। एस ओ आर। एसओ आर पीडब्ल्यूडी। होता है शेड्यूल ऑफ रेट। अच्छा, हर डिपार्टमेंट अपना अपना अलग अलग बनाता है, पीडब्ल्यूडी का अलग है। ठीक है, इरिगेशन डिपार्टमेंट का अपना अलग एसओ आर होता है, और ये लोग हर 1 साल 2 साल के अंदर अंदर इसको रिवाइज भी करते हैं बेस्ड ऑन रेट कैसे बढ़ रहा है। तो एसओ आर आपके पास होगा। शेड्यूल ऑफ रेट कहा जाता है इसको, लिख देता हूँ फुल फॉर्म, अगर नहीं पता हो तो क्वेश्चन यहां से आएगा आपको एग्जाम में। ठीक है, कि रेट कहां से उठाते हैं, तो शेड्यूल ऑफ रेट्स रेट्स उठाए जाते हैं एसओआर से। तो शेड्यूल ऑफ रेट हर डिपार्टमेंट का अलग अलग होता है, रिवाइज होता है, उसके हिसाब से कॉस्ट आपको कैलकुलेट करनी है। तो रेट आपने वहां से ले लिया, क्वांटिटी आप कैलकुलेट कर चुके थे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल आपको अमाउंट मिल जाएगा, और बाद में आप सारे के सारे प्रॉफिट वगैरह जोड़ दीजिएगा। मैं भी बना के दिखाऊंगा ये डिटेल एस्टिमेट, तो आपको समझ में आएगा। अब डिटेल एस्टिमेट में मैंने आपको बताया ही कि भैया एक्यूरेट एस्टिमेट है, और सारे मटेरियल की कॉस्ट निकालना आपका काम होता है। ठीक है, कॉस्ट क्वांटिटी सब कुछ निकालना काम होता है। डायमेंशन आप लेंगे, लेंथ लेंगे, विड्थ लेंगे, हाइट लेंगे, हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट की, और उसको फिर आप शीट में नोट करेंगे और उसको यूनिट रेट से मल्टीप्लाई करके उनका कॉस्ट निकालेंगे। अब डिटेल्ड एस्टिमेट तो इतना एक्यूरेट है सर, पर इसको बनाते कैसे हैं? तो इसको बनाने का सबसे पहला काम जो है, आपको जो कैलकुलेट करना है क्या क्वांटिटी, उसके लिए हम दो मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड एंड सेंटर लाइन मेथड। ये मेरे ख्याल से आपने भी अपने कॉलेज में इस्तेमाल किया होगा जब आपने एस्टिमेशन पढ़ा होगा, तो हाँ या ना? लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल और सेंटर लाइन मेथड। ठीक है, समझाने जा रहा हूं, समझिएगा। हाँ, कैसे समझाऊं, देखो जरा ध्यान से। ये मेरे पास एक प्लान है, एक प्लान है बिल्डिंग का। अब मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल में बांट दिया। अब ये जो दिख रहा है आपको लंबा वाला, ये लॉन्ग वॉल है, तो मैंने कहा ये मेरे 1 1 नंबर वाले दोनों लॉन्ग वॉल हैं, दिखाई दे रहे हैं, और ये 2 2 नंबर वाले दोनों मेरे शॉर्ट वॉल हैं। क्लियर है इतनी बात? अब लॉन्ग वॉल को मैं पूरे लेंथ तक बांट देता हूँ, ये पूरी लेंथ हो गई लॉन्ग वॉल की, ये पूरी की पूरी लेंथ है लॉन्ग वॉल की हमारी, ये पूरी लेंथ है लॉन्ग वॉल की, और ये पूरी लेंथ है लॉन्ग वॉल की। जरा ध्यान से देखो, मेरे को नोट कैसे करना पड़ेगा, यहाँ पे सीरियल नंबर आएगा। ठीक है, अभी आगे दिखा दूंगा, एब्स्ट्रैक्ट शीट और मेजरमेंट शीट दोनों। ठीक है, नंबर्स आएंगे। ठीक है, और इससे पहले आएगा आइटम, आएगा आइटम, सीरियल नंबर के बाद आइटम आएगा, आइटम के बाद आएंगे नंबर्स, नंबर के बाद आएगा लेंथ, विड्थ और हाइट। ठीक है, लेंथ विड्थ और हाइट आ जाएगा, और फिर अगर आपको लगता है इसी में क्वांटिटी निकालें तो यहाँ क्वांटिटी भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, और रिमार्क डाल सकते हो यहाँ पे। चलो, दो सीरियल नंबर लेता हूँ,
1 2। 1 में है लॉन्ग वॉल हमारा, 2 में है शॉर्ट वॉल हमारा। लॉन्ग वॉल स्टैंड्स फॉर एल डब्ल्यू, सॉरी एल डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर लॉन्ग वॉल, एस डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर शॉर्ट वॉल। कितनी लॉन्ग वॉल है हमारे पास? दो हैं, तो हमने दो लॉन्ग वॉल डाल दी और दो शॉर्ट वॉल डाल दी। ठीक है। अच्छा, हाइट मैं आपको बता देता हूँ पहले से कि इनकी हाइट 10 फीट की है। ये मैंने आपको दे दिया कहाँ से? एलिवेशन से। एलिवेशन यहाँ दिखाया नहीं है इसलिए मैंने आपको पहले से हाइट दे दी कि दोनों वॉल्स की हाइट 10 फीट की रहेगी। ये सारा डायमेंशन फिट में है। ठीक है, सारे डायमेंशन फिट में पहले डाल देता हूँ यहाँ पे, तो बाद में बोलोगे कहाँ से आया ये। या चलो छोड़ो, फिट में मीटर में दिया हुआ है सारा डायमेंशन, मीटर में ही डाल देते हैं। तो इसको 3 मीटर्स कर देता हूँ यहाँ से। इसको 3 मीटर्स करता हूँ, ये सारा मीटर में है। तो ये 3 मीटर्स की हमारी हाइट हो गई। अब विड्थ कितनी है मेरे को बताओ? लॉन्ग वॉल की विड्थ कितनी है? 0.3 मीटर दिख रही है यहाँ से, बताओ। लॉन्ग वॉल की विड्थ 0.3 मीटर दिख रही है और शॉर्ट वॉल की भी विड्थ 0.3 मीटर दिख रही है, हाँ या ना? तो विड्थ दोनों की 0.3 मीटर हो गई। अब निकालना है लेंथ। बता तो, लॉन्ग वॉल की लेंथ कितनी होगी? ये पूरी लेंथ कितनी होगी लॉन्ग वॉल की? पूरी लेंथ कितनी होगी लॉन्ग वॉल की? बता सकते हो क्या ये पूरी की पूरी? इंटरनल डायमेंशन 5 मीटर का था, इधर आपका 0.3 जुड़ा, इधर 0.3 जुड़ा, तो कितना आ गया ये? 5.6 हो गया क्या? बताओ, क्या लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल 5.6 हो गई? देख लो कैसे निकाला, रिमार्क में लिख देता हूं। 5 + 0.3 + 0.3, ये हो गई हमारी लॉन्ग वॉल। शॉर्ट वॉल की लेंथ कितनी हो जाएगी? 4 मीटर दिखता है क्या इंटरनल डायमेंशन? यही होगा आपका शॉर्ट वॉल। देखो, शॉर्ट वॉल सिर्फ इतना ही होगा, सिर्फ इतना ही हिस्सा शॉर्ट वॉल में जाएगा। देखो, क्या यही शॉर्ट वॉल में गया? देख लो, इतना ही हिस्सा शॉर्ट वॉल में जाएगा, हाँ या ना? तो डायमेंशन कितना हो जाएगा इसका? 4 मीटर हो जाएगा क्या? बताओ, इंटरनल डायमेंशन दिख ही रहा है 4 मीटर का, हाँ या ना? ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्वांटिटी मिल जाएगी। मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्वांटिटी मिल जाएगी यहां से। क्लियर हुई ये बात? ये बात क्लियर होती है इतनी? तो ये था आपका लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। ऐसे आप लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं सेंटर लाइन मेथड पे। सेंटर लाइन मेथड भी समझा देता हूं, जरा समझ लो ध्यान से। ठीक है, फिर मुझे बताना दोनों में से अच्छा कौन है। लेंथ, विड्थ, हाइट, क्वांटिटी, रिमार्क। लेंथ विड्थ हाइट हमारी मीटर में रहेगी। ठीक है, चलो। अब देखो, मैं इसको लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल तो खत्म हो गया, अब मैं इसको बांटना चाह रहा हूँ सेंटर लाइन मेथड के हिसाब से। तो मैंने ये डॉटेड लाइन खींची है, दिखाई दे रही है डॉटेड लाइन? अब इसके हिसाब से मैं बांटता हूं इसको दो टाइप की वॉल्स में। ये वाली जो लंबी वाली वॉल है, इनको मैंने दो वॉल कही, इनको शॉर्ट वालों को दो वॉल्स में, मतलब सेकंड नंबर दिया है। तो मेरे पास अगेन दो नंबर ऑफ वॉल है। पहला है मेरे पास नंबर 1 और दूसरे नंबर 2। इनकी कितनी वॉल्स हैं? इसकी दो वॉल्स हैं, इसकी दो वॉल्स हैं। अब अगर ध्यान से देखो, तो नंबर 1 वाली वॉल का मुझे इतना एरिया निकालना है, दिखाई दे रहा है क्या? नंबर 1 वाली वॉल का मुझे इतना एरिया निकालना है, ये वाला एरिया। ठीक है, इतना एरिया, जहां तक ये सेंटर लाइन गई हुई है। मैंने सेंटर लाइन पहले ही मार्क कर दी थी, तो ये सेंटर लाइन है। ठीक है, मुझे सिर्फ इतना इतना एरिया निकालना है। ये एरिया निकालना है मुझे वॉल नंबर 1 का, ये वाला एरिया इतना। और ये निकालना है मुझे वॉल नंबर 1 का एरिया इतना। आपके सामने जो मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक, इतना एरिया निकालने का है मुझे। ठीक है, अब मुझे बताओ, वॉल नंबर 1 की लेंथ कितनी हो जाएगी? यहां से अगर दिखाई दे रही हो तो लेंथ कितनी हो जाएगी? विड्थ तो दिख रहा है 0.3 है, और हाइट मुझे पता था 3 फीट है। लेंथ कितनी हो जाएगी? देखो 5 तो था, अब यहां तक अगर गए तो 0.3/2, और इधर पे गए तो 0.3/2, मतलब 0.15 ऐड होगा, यानी टोटल 0.3 ऐड होगा, तो 5.3 बनता है टोटल लेंथ, हाँ या ना? 5.3 बनता है टोटल लेंथ। कितनों को समझ में आ रहा है ये? 5 नहीं होगा बेटा, 5.3 होगा। अब आपको ये डायमेंशन लेना है ना, यहां से लेके यहां तक का टोटल डायमेंशन लेना है ये, यहां से यहां तक का। तो 5 तो ये था, ये इंटरनल डायमेंशन। 0.15 इधर से आ गया, 0.15 इधर से आ गया, तो 5.3 बन गया, हाँ या ना? हाँ या ना? क्लियर? अब अब दूसरे नंबर वाली वॉल में गए, शॉर्ट वॉल नहीं बोलूंगा, सेकंड नंबर वाली वॉल में गए जिसकी विड्थ 3.3 मीटर की थी और हाइट भी हमारे पास 3 मीटर की है। अब मुझे इसकी लेंथ निकालनी है। जरा ध्यान से देखना क्या एरिया कैलकुलेट करना है मुझे, ध्यान से। ये है सेंटर लाइन यहां तक की, तो मुझे ये एरिया निकालना है। ये है सेंटर लाइन यहां तक की, तो मुझे ये एरिया कैलकुलेट करना है। ये है सेंटर लाइन यहां तक की, तो मुझे ये एरिया निकालना है। और ये है सेंटर लाइन यहां तक की, तो मुझे ये एरिया निकालना है। ये पूरा एरिया फाइंड आउट करना है मुझे, ये पूरा एरिया।
ये पूरा एरिया यहां तक का, और यहां पे मुझे फाइंड आउट करना है ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया। ठीक है, कोई बताएगा ये लेंथ कितनी होनी चाहिए मुझे, ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ कितनी होगी? हाँ, 4 + 0.15 + 0.15 4.3 हो जाएगा, हाँ या ना? 4.3, तो ये हो गया 4.3। देखो जरा ध्यान से, 4.3। अच्छा, कुछ दिमाग में घंटी बजी क्या? दिमाग में कुछ घंटी बजती है? देखो जरा ध्यान से, हर जगह, हर जगह दिमाग के अंदर घंटी बजनी चाहिए। नहीं बज रही तो मतलब कुछ तो गुनाह किया है आपने। हर जगह देखो, तो ये वाला एरिया कैलकुलेटेड नहीं है, दिखाई दे रहा है? ये कॉर्नर वाले एरिया हम किस, ना तो हमने फर्स्ट वाली वॉल में कैलकुलेट किया, ना तो सेकंड वाली वॉल में कैलकुलेट किया, दिखाई दे रहा है ये वाला? पर अगर आप ध्यान से देखो, तो हमने एक एरिया को दो बार कैलकुलेट कर लिया। यहां पे कौन सा एरिया? ये वाला एरिया देखो, इस वाले एरिया को, दिखाई दे रहा है? ये वाला एरिया वॉल नंबर 1 में भी कैलकुलेट हो गया, वॉल नंबर 2 में भी कैलकुलेट हो गया, हाँ या ना? देखो, ये वॉल नंबर 1 में भी कैलकुलेट हो गया, वॉल नंबर 2 में भी कैलकुलेट हो गया। यहां पे भी देखो, तो ये वाला एरिया जो था, ये वॉल नंबर 1 में भी कैलकुलेट हो गया, वॉल नंबर 2 में भी कैलकुलेट हो गया, ये दोनों में कंसीडर हो गया। और ये वाला एरिया देखो, तो ये भी वॉल नंबर 1 और वॉल नंबर 2 दोनों में कंसीडर हो गया ये वाला, हाँ या ना? तो अब क्या बचता है भाई? ये चार एरियाज जो ब्लैंक वाले थे इनको ऐड करने हैं, जिसको हमने ऐड नहीं किया, और ये चार एरिया जो दो बार कैलकुलेट हो गए इनको सब्सट्रैक्ट करना है। तो मैं कहता हूं भाई छोड़ो सब्सट्रैक्शन, ये एरिया नियरली नियर इतना ही होगा जितना यहां दिखाई दे रहा है, ये वाला जो अनकैलकुलेटेड रह गया, तो ये कंपनसेट कर देगा एक दूसरे को, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी। तो सेंटर लाइन मेथड में दिक्कत क्या है ना, कॉर्नर पे थोड़ा केयरफुल होना पड़ता है। कई बार हमसे कुछ कैलकुलेशन रह जाता है कुछ एरियाज का, सिर्फ कॉर्नर्स पे। तो सेंटर लाइन मेथड में इजी है, अप्लाई करना आसान है, शॉर्ट पड़ता है मेथड, बट कॉर्नर पे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। वेयर एज लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड में कोई ध्यान व्यान नहीं देना है, सीधा कैलकुलेट करो। थोड़ा मेथड लंबा हो जाता है क्योंकि आपको दो बार लेंथ नापनी पड़ती है, तो मेथड थोड़ा लंबा हो जाता है। अदरवाइज है बहुत सटीक मेथड, क्योंकि आपको कुछ भी यहां पे ध्यान रखने की जरूरत नहीं, सीधा आप कैलकुलेशन करते जाओ फटाफट। कौन सा अच्छा है दोनों में से? अच्छा कौन सा है? ये सेंटर लाइन है, ठीक है, और ये हो गया लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल। तो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल ज्यादा अच्छा है, ठीक है। दोनों अच्छे नहीं है, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल ज्यादा अच्छा है, इसीलिए लिखा भी हुआ है, देख लो। द सेंटर लाइन मेथड इज क्विक एंड एक्यूरेट। The center line method is quick and accurate but needs more attention on the computation of quantity at the junction of two walls. Long wall and short wall method is relatively long method but does not require higher attention. इसीलिए आज भी आप याद रखो, पीडब्ल्यूडी में जो मेथड का इस्तेमाल किया जाता है वो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो पीडब्ल्यूडी में जो आज भी मेथड का इस्तेमाल करते हैं वो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड ही होता है हमारा। क्लियर हुई बात? डन। अब ये रही मेजरमेंट शीट आपकी, ठीक है, जिसमें आप सीरियल नंबर, नेम मतलब आइटम, यूनिट मतलब कितना, एक नंबर था, दो नंबर था, लेंथ, विड्थ, हाइट, क्वांटिटी निकालोगे, रिमार्क लिखोगे, जो मैंने पहला शीट बनाया था। फिर दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट शीट हमारा, जिसमें जो हमने ऊपर क्वांटिटी निकाली उसको यहाँ लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ मान लो मैंने पहले नंबर पे लिखा होता लॉन्ग वॉल 2 यूनिट्स, और यहाँ क्वांटिटी आई होती कुछ, तो मैं यहाँ पे भी पहला नंबर वही लिखता, लॉन्ग वॉल यूनिट 2 होती, और क्वांटिटी में यहां से उठा के लिख देता जो भी क्वांटिटी आई थी। रेट में ले लेता एसओआर से, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करता, क्योंकि ये यूनिट में पहले ही मल्टीप्लाई कर चुका था क्वांटिटी निकालते वक्त, तो मैं दोबारा मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। क्वांटिटी मैंने यहां से क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई किया, टोटल कॉस्ट मिल गया, कहानी खत्म। ऐसी सेकंड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, फोर्थ हो जाएंगे, ऐसे नंबर ऑफ आइटम्स आते जाएंगे, और इनको जोड़ देंगे बाद में, तो ये डिटेल्ड एस्टिमेट बन जाता है। अच्छा, पहले ये दोनों शीट्स अलग अलग आया करती थी, आज की डेट में कई जगहों पे मेजरमेंट और एब्स्ट्रैक्ट शीट को मिला के एक ही शीट बना दी गई है, ठीक है। याद रखिएगा। क्लियर है इतना? इतना क्लियर होता है, ठीक है। डन है? डन डन डन। चलो, तो इसके बाद शाम को देख लेते हैं 8 बजे से, शाम को 8 बजे से फिर क्लास है तुम्हारी, शाम को देखते हैं इसके आगे का, ठीक है। शाम को कोशिश करता हूँ 2 घंटा ले लूँ आज क्लास ना, आज 2 घंटे लेके इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, ओके, इस वाले पोर्शन को, और देखते हैं अगर वैल्यूएशन चालू हो जाए तो। डन। चलिए, खत्म करते हैं आज के सेशन को। चलिए, बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम। ओके। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल
में है कुछ नहीं बेटा, अगर आप देखो तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पूरे के पूरे को यहाँ देख लो, अगर इस वाले में समझा दूं मैं आपको, देखो जरा ध्यान से। शाम को मिलेगा पीडीएफ, पीडीएफ शाम को मिलेगा, दोनों को एक साथ मिलेगा पीडीएफ ना शाम को। ठीक है, लोड मतलब पूरा पीडीएफ दे दूंगा ना। देखो बेटा, हाँ, एक मिनट ना। हाँ, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल वाला है भाई, जिसने पूछा था डाउट। सर ये शॉर्ट वॉल में विड्थ को माइनस नहीं करते क्या? क्यों माइनस करेंगे विड्थ को, मैंने आधी विड्थ माइनस की ना बेटा, आधी विड्थ माइनस कर दी, उतना बहुत है। ठीक है, आधी विड्थ माइनस तो की तुमने, अगर ध्यान से देखा हो तो। मेरा यार एक मिनट ना, राइटिंग पैड नहीं चल रहा है, मैं आपको एक मिनट में ना बता रहा हूँ, रुको, राइटिंग पैड चल जाए, पता नहीं राइटिंग पैड क्यों एकदम से। सर एक बार रिपीट कर ही दीजिए सर। हाँ, रिपीट कर ही दीजिए। एक बार में तो अपन समझेंगे नहीं, है ना। मुकेश सर बैठे ही हुए हैं, दो बार रिपीट करेंगे हर चीज को। करेंगे मुकेश सर, रुको, राइटिंग पैड तो चल जाए। एक बार में समझने की आदत डाला करो बेटा, है ना, बार बार रिपीट नहीं होंगी चीजें। ठीक है, इतने प्यार से एक बार में लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल सिखाया, वंस मोर वाला कॉन्सेप्ट छोड़ो जिंदगी में, है ना। आइए समझा देता हूँ यहाँ पे एक बार और। चलता क्यों नहीं है यार भाई, रुकना ना एक मिनट, कुछ इशू गया है ना, एक मिनट दीजिएगा मुझे। बेटा पीपीटी हैंग कर गई है ना। एक मिनट रुकिए, पीपीटी हैंग कर गई है। चलिए,
आइए समझें इसको। देखो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल में जब भी आप लोग को नापना है, मेजरमेंट शीट की बात अभी मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, मुझे मेजरमेंट शीट पे काम करना है। मैंने सीरियल नंबर, ठीक है, उसके आइटम का जो भी डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ लिख दिया है, नंबर ऑफ वॉल्स यहाँ लिख दिए हैं, लेंथ यहाँ पे, विड्थ यहाँ पे, हाइट यहाँ पे है, और क्वांटिटी आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, और रिमार्क आपकी इच्छा है लिख दीजिएगा। दो नंबर ऑफ वॉल्स ले रहा हूँ, मुझे बताओ कितनी शॉर्ट वॉल होंगी कितनी लॉन्ग वॉल होंगी यहाँ पे जल्दी से। लॉन्ग वॉल कितनी होगी, शॉर्ट वॉल कितनी होगी, फटाफट से बताते जाओ ना। दो दो होंगी, डाल दी। विथ हाइट मैंने बोल दी कि 10-10 फीट, 3-3 मीटर्स की है हाइट, तो मैंने यहाँ पे 3-3 मीटर डाल दिया, ये मैंने एलिवेशन से उठाया है। ठीक है। तो मुझे बताएगा दोनों की विड्थ कितनी है, ये दोनों मेरी अगर लॉन्ग वॉल हैं, अगर ये मेरी लॉन्ग वॉल है तो ये लॉन्ग वॉल पूरी ये हो जाएगी, ये पूरी लॉन्ग वॉल है, ये पूरी लॉन्ग वॉल है बच्चों। ठीक है, ये पूरी लॉन्ग वॉल है। ठीक है, ये पूरी लॉन्ग वॉल है। लॉन्ग वॉल की लेंथ कितनी हो जाएगी देख लो जरा ध्यान से, अपने आंखों से बताओ लॉन्ग वॉल की लेंथ कितनी हो जाएगी जल्दी से। हाँ, लॉन्ग वॉल की लेंथ कितनी होगी, देखो और बताओ सामने डायमेंशन। 11.2 हो जाएगी, कौन सी आंख से देख लिया मेरे भाई। हाँ, कौन सी आंख से देख लिया। 5 मीटर ये है, 5 मीटर इंटरनल डायमेंशन है, 0.3 का ये दिख रहा है, 0.3 का ये दिख रहा है, तो 5 + 0.3 + 0.3 कितना होता है, 5.6 ही हुआ ना। तो 5.6 हो गया लेंथ इसकी। ठीक है, विड्थ कितनी हो गई इसकी, 0.3 की विड्थ हो गई इसकी, ये रहा 5.3 × 0.3। खत्म हो गई कहानी। यहां से क्वांटिटी निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको, चारों को क्वांटिटी मिल गई यहां से। ठीक है, निकालना है तो मैं निकाल देता हूँ, 5.6 × 0.3 × 3 × 2। ठीक है, ये हो गई आपकी 10.08 क्यूबिक मीटर। 10.08 क्यूबिक मीटर में आएगी क्वांटिटी आपकी यहाँ से। टोटल क्वांटिटी लॉन्ग वॉल की आ गई। शॉर्ट वॉल, अब शॉर्ट वॉल अगर आपको दिखाई दे रही हो तो ये दो नंबर वाली वॉल है, ये शॉर्ट वॉल होती है। ठीक है, 2 नंबर वाली वॉल शॉर्ट वॉल है बच्चों यहाँ पे। अब अगर 2 नंबर वाली वॉल शॉर्ट वॉल है ये वाली, तो मुझे शॉर्ट वॉल की लेंथ बताएगा कोई कितनी होगी। ये है शॉर्ट वॉल, हरे कलर से मार्क की है, ये हरे कलर से मार्क की है, ये है शॉर्ट वॉल। कितनी होगी ये शॉर्ट वॉल की लेंथ, जल्दी से। शॉर्ट वॉल की लेंथ कितनी होगी बताओ भैया। ये है शॉर्ट वॉल ना बच्चे, ये वाला है शॉर्ट वॉल, है ना। कम से कम आंखों को थोड़ा घुमाओगे ना इधर उधर तो दिखाई देता भी है ना। इसका 3.4 कैसे हो जाएगा कोई मुझे बताएगा। ये लेंथ नापनी है, ये लेंथ, ये है लेंथ ऑफ वॉल। लेंथ ऑफ वॉल ये है आपकी शॉर्ट वॉल, ये शॉर्ट वॉल है बच्चों, ये पूरी वॉल सर शॉर्ट। सर एक्चुअली सर ये तो समझ गया, लेकिन इसका शॉर्ट वॉल, अरे लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल का उसका फॉर्मूला से करने से। अभी फॉर्मूला दिया मैंने आपको, एक भी फॉर्मूला दिया मैंने आपको। नहीं नहीं, बस बात मालूम खत्म मुझे। हो गई। देखो मैंने बहुत पहले भी, आप शायद अगर आप नए हो तो मुझे नहीं पता, है ना। एक कॉमन सेंस की बात है, खाली पेज पे कोई भी लिख सकता है। ठीक है, भरे हुए पेज पे कितनी भी कोशिश कर लो लिखा नहीं पाएगा। तो अगर सेशन में बैठे हो, थोड़ा सा अगर माइंड को खाली करके बैठे हुए हो, तो मैं कुछ बता पाऊंगा आपको, आप कुछ ले पाओगे और एग्जाम में कुछ कर पाओगे। एग्जाम में पहले से अगर आपके पूरे के पूरे दिमाग में भरा हुआ है कि भाई ये मेथड तो ऐसे फॉर्मूले से लगाना है ऐसे, फिर बैठे गलत जगह हो बेटा आप। आपको ऑलरेडी वो चीज आती है, आप उसको डायरेक्ट इंप्लीमेंट करो। तो आप अपना टाइम वेस्ट मत करो सेशन में बैठने का, बिल्कुल मत करो, है ना। तो मैंने आपको फॉर्मूला कोई दिया ही नहीं है, और मैं जनरली प्रेफर भी नहीं करता कि फॉर्मूले पे ज्यादा खेला जाए। कितना फॉर्मूला रट डालोगे, ट्रांसपोर्टेशन में ही करते करते 150 फॉर्मूला ट्रांसपोर्टेशन में है। ठीक है, सॉइल में लगभग आपका 150 फॉर्मूला है, एनवायरनमेंट में चले जाओ आपका वाटर सप्लाई ड्रेनेज में, तो लगभग 100 फॉर्मूले उसमें है। रट रट के कितना रट लोगे, भगवान ने दिमाग तो उतना ही दिया हुआ है छोटा सा। तो या तो पहला कॉन्सेप्ट है कि हम रट डालें, और जितने रटेंगे उनको बार बार दिक्कत आएगी। दूसरा, जितने बच्चे समझ के पढ़ेंगे उनको दिक्कत आने वाली नहीं है। अब ये डायमेंशन मैं मांग रहा हूं आपसे, मैंने सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, ये डायमेंशन कितना होगा। मैं आपसे और कुछ पूछा ही नहीं, मैंने कोई फॉर्मूला नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। ठीक है, मुझे ही पता है, BN दत्ता बुक आती है उसमें सारे फॉर्मूले दिए हैं, आपसे पहले का इंजीनियर हूं भाई। और ये पहली बार सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, अगर पीपीटी आप देख लो तो पूरे कंप्लीट पीपीटी आपकी है सब्जेक्ट की। अभी देख लेना, अभी आउट करता हूँ ना तो लगभग 170-180 पेज की पीपीटी है, जिसमें वैल्यूएशन वगैरह सब कंप्लीट है।
इंजीनियरिंग इकोनॉमी जिस रेंज में पढ़ाऊंगा उस रेंज पे कोई आपको पूरे इंडिया में पढ़ा दे तो बहुत बड़ी बात है। खाली दिमाग से बैठोगे तो कुछ समझ पाओगे, भरे दिमाग से बैठोगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। कितनी लेंथ होगी इसकी? फिर से पूछ रहा हूँ, ये वाली लेंथ सामने दिख रही है, हरे कलर से मार्क की है, ये लेंथ कितनी होगी? ये लेंथ, इस लेंथ की बात कर रहा हूँ, कितनी होगी? दिखाई दे रहा है आंख से, कितनी होगी बेटा ये? 4 मीटर होगी। बस अपनी अकल लगाए बिना इसको सीधा 4 मीटर यहां लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो सबको। ठीक है, 4 इंटू 0.3 इंटू 3 इंटू 2, 7.2 क्यूबिक मीटर का आपकी क्वांटिटी आ गई। कहानी खत्म, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल खत्म हो गया। समझ में आता है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल? बताइए, आ गया समझ में? कि फिर से एक बार पूरा रिपीट कर दूं? हम्म। समझ गया सर। नहीं नहीं बेटा, फिर से मैं रिपीट कर दूंगा, देखो। बात वो है ही नहीं कि आदमी को एक बार में समझ में आया कि नहीं आया। एक बार में आपने समझने की कोशिश नहीं की, उस पर गुस्सा आता है ना? कोई टफ मेथड होगा ना इंजीनियरिंग इकोनॉमी में, आप मुझसे 10 बार सवाल पूछोगे, मैं 11 बार आंसर करूंगा इंजीनियरिंग इकोनॉमी, क्योंकि आप पहली बार जिंदगी में पढ़ोगे उस चीज को। जिंदगी में पहली बार पढ़ने वाले हो आप इंजीनियरिंग इकोनॉमी को, कॉलेज में भी कोई नहीं पढ़ाता। ठीक है, बट ये सब चीज तो बच्चों वाली चीजें हैं यार, ये तो एक बार में समझ में आनी चाहिए। आपके देखो, आपके यहाँ पे होता क्या है, टाइम बहुत लिमिटेड मिलता है पढ़ाने का। अब लिमिटेड टाइम में मुझे सब खत्म करना है, पर उस टाइम में अगर आप लोग एक ही टॉपिक को 20-25 मिनट लेके चलोगे, तो मुझे बताओ ये सब्जेक्ट कैसे खत्म होगा बेटा? और वो भी टॉपिक वैसा है जो उतना टाइम देने लायक था नहीं। कोई बात नहीं, शॉर्ट वॉल और सेंटर लाइन और समझ लेते हैं, ठीक है। सेंटर लाइन, कोई टाइम नहीं मिलता ना बेटा उतना, फिर टाइम नहीं मिलता तो फिर पढ़ाने का क्या आता है? आप देखो मेरे को कितना सारा कंटेंट आपको डिलीवर करना है, उसके हिसाब से टाइम उतना नहीं है। और भागने वाली आदत मेरी नहीं है कि मैं भाग जाऊं फटाफट किसी चीज में। ठीक है, वॉल नंबर 1 वॉल नंबर 2 में बांटूंगा, दो दो नंबर की वॉल हैं। अब मैंने सेंटर लाइन में क्या किया, जरा ध्यान से देखना। ये वाला सेंटर लाइन दिख रहा है, ये सेंटर लाइन, ये मैंने सेंटर लाइन मार्क किया है, पूरे एरिया का सेंटर लाइन मार्क किया। अब जो भाई पूछ रहा था ना मुझसे कि माइनस नहीं किया, थिकनेस ये नहीं किया, अब अपने हिसाब से तुम ही बताना भाई, क्या माइनस करना है क्या प्लस करना है ना। रटने वाला कहानी मत बताना ना, फॉर्मूले के हिसाब से मत चलना। ये है सेंटर लाइन ऑफ द एरिया। अब यहां मुझे दिख रहे हैं कि दो अलग अलग वॉल्स के डायमेंशन है, तो मैंने इस वाले वॉल को पहला वॉल ले लिया, मैंने इसको नाम दिया है फर्स्ट वॉल। ये लॉन्ग वॉल नहीं है, मैंने इसको नाम दिया है फर्स्ट वॉल। भाई नाम होता है ना, चिंटू पिंटू किंटू नाम होता है, तो वैसे इसका नाम है 1 1 नंबर वॉल इसका है। और ये भी सेम इसी की तरह दिख रही है वॉल, तो मैंने इसको भी 1 नंबर वॉल ही दिया हुआ है। अब मुझे इसका ये पूरा सेंटर लाइन का एरिया फाइंड करना है, या क्यूबिक कंटेंट फाइंड करना है, ये पूरा तो मुझे बताएगा इसकी लेंथ कितनी बनती है इस वॉल की, इस वॉल की लेंथ कितनी बनेगी ये पूरी लेंथ कितनी बनती है, जल्दी से। हम्म, इसकी लेंथ कितनी बनेगी? 5.3। कैसे निकाला यार भाई, बता दो, नहीं तो बाद में ये लोग पूछेंगे फिर माइनस कराया नहीं प्लस कराया नहीं। मुझे बताओ कैसे निकाला तुमने ये? निकाला कैसे 5.3 वो बताओ। सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन ये 5.3 का यही है। हमें ये लेंथ निकालनी है, देख लो अब, ये लेंथ निकालनी है ना? तो देखो बच्चों, हमने क्या किया, थिकनेस को डिवाइड बाय 2 किया है, तो ये आया 0.15। तो मैंने आधी थिकनेस यहां से माइनस की बच्चे, ठीक है, आधी थिकनेस यहां से माइनस की, ये आ गया 0.15। ठीक है, अब मैंने 5 मीटर, ये इंटरनल डायमेंशन था 5 मीटर का, तो इधर 0.5 जोड़ दिया, इधर 0.15 जोड़ दिया। बोलो सर आप दो बार कैसे जोड़ सकते हो? देखो ना, दो बार है बेटा, एक बार 0.15 इधर है, एक बार 0.15 इधर है, तो 5 + 0.15 + 0.15 5.3। तो 5.3 का आपका टोटल लेंथ आ गया। ठीक है, अब आते हैं सेकंड नंबर की वॉल पे, जो बची हुई वॉल है वो कहाँ है? सर सेकंड नंबर की वॉल दिख तो रही नहीं है, हाँ नहीं दिखेगी ना, बनाई नहीं तो दिखेगी कहाँ से? ये बना रहा हूं अब देखो जरा ध्यान से, ये सेकंड नंबर की वॉल, देख लो, काले कलर से बना रहा हूं, ये सेंटर लाइन के हिसाब से ये अगली वॉल है, ये है नेक्स्ट वॉल, देख लीजिए, ये है बच्चों अगली वॉल। ये मेरी सेकंड नंबर की वॉल, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो, और बिल्कुल इसका रेप्लिका है इस तरफ भी, इसी का रेप्लिका है इस तरफ भी, दिखाई दे रहा होगा आपको तो, सेम का सेम वॉल, इस तरफ भी इसका रेप्लिका है, देख लो।
अब अगर आप निकालना चाहो तो मुझे ये वाला पूरा वॉल्यूम चाहिए, ये वाला पूरा वॉल्यूम चाहिए। अरे रुक जाओ भाई, ऐसे कैसे इतनी जल्दी बता दोगे तुम लोगों को? कैलकुलेशन कैसे आ गया? अभी 5 मिनट पहले तुम मुझसे पूछ रहे थे इस चीज को। अभी रुको, इतना फास्ट कैलकुलेशन नहीं करने का, एकदम आराम चलेंगे, बच्चों टाइप चलेंगे। ठीक है, ये 2 नंबर वॉल है, ये भी 2 नंबर वॉल है, सेम डायमेंशन है। ठीक है दोनों का, तो इसीलिए मैंने 2 बार लिखा उसको। थिकनेस पॉइंट थ्री दोनों की है, हाइट 3 3 की। अब ये मत पूछना थिकनेस 0.3 कैसे है। भाई ये पूरी वॉल दिख रही है, इसकी पूरी थिकनेस 0.13 की लेके रखी है। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी? इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, कोई बताएगा मुझे? ये लेंथ बहुत खतरनाक कैलकुलेशन पूछा है मैंने ये। इंटरनल 4 मीटर था, ये हो जाएगा 3/0.3/2, यानी 0.15 इधर आ गया, और सेम 0.15 इधर भी आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 0.15। तो 4 + 0.15 + 0.15, क्या 4.3 बनता है ये? बताओ। आधी आधी थिकनेस दोनों तरफ से माइनस की है मैंने, तो ये आ गया 4.3। बस इसके हिसाब से कैलकुलेट कर दीजिए। अब यहां पे जो चीज मैंने आपको एक्स्ट्रा बताई थी वो क्या बताई थी? अगर ध्यान से आपने देखा हो, तो ये वाला जो एरिया था, ये वाला एरिया, ये मैंने डबल कैलकुलेट कर लिया है। वॉल नंबर 1 में भी कैलकुलेट कर लिया, वॉल नंबर 2 में भी कैलकुलेट कर लिया, हाँ या ना? तो क्या 2 बार ये क्वांटिटी कैलकुलेट हो गई है? ये क्वांटिटी 2 बार कैलकुलेट हो गई क्या, बताइए? 2 बार हो गई? अरे थोड़ा जल्दी बोल लो यार, तुम्हारे पास बहुत टाइम होगा, मेरे को निकलना है जल्दी, इसलिए पूछ रहा हूँ। क्या 2 बार कैलकुलेट हो गई है? हाँ हो गया सर, हो गया। ये 2 बार कैलकुलेट हो गई, एक बार माइनस करना पड़ेगा, एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो बोलो सर ये वाली तो कैलकुलेट ही नहीं हुई थी, ये वाली, है ना? तो माइनस मत करो, जो एक बार एक्स्ट्रा आपने कैलकुलेट किया वो इसको कंपनसेट कर जाएगा। तो हर कॉर्नर्स पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा जब आप कैलकुलेशन करेंगे, जब वॉल्स आपकी ज्वाइन होती हैं तो सिर्फ सेंटर लाइन मेथड में आपको कॉर्नर्स पे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। वेरेस लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड पे कॉर्नर पे ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने उसको पूरा पूरा लॉन्ग वॉल और पूरा पूरा शॉर्ट वॉल में बांटा हुआ है। ठीक है, दैट्स इट, इतना ही कहानी था। ठीक है, और यही चीज मैंने आपको पहले भी समझाई थी, यही चीज अभी भी समझाई है। ठीक है, पर अभी समझ में क्यों आया और पहले समझ में क्यों नहीं आया, इसका रीजन मुझे समझ में नहीं आता है। ठीक है, पहले समझ में क्यों नहीं आया और अभी क्यों समझ में आ गया। ठीक है, डन। चलिए, क्लियर ना? चलो, ठीक है, खत्म करते हैं फिर यहाँ पे।